हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑफ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, या फिर इसको आप कैपिटल बजटिंग भी बोल सकते हो। तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इंट्रो ले लेता हूँ। आई एम सी आशीष गोयल, जो कि आपका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए इंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो पूरा यहीं इसी एक प्लेलिस्ट में कवर कराने वाला है। तो आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो जाके एक बार चेक कर लो, आपको बहुत सारे चैप्टर्स वहाँ पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और एकदम लेटेस्ट स्टडी मटेरियल हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, और सारे के सारे नोट्स भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके ये सारे नोट्स आप हैंड रिटन नोट्स जो है आप एक्सेस कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में आने से पहले आपने पार्ट 1 जरूर देख लिया होगा इस चैप्टर का, जहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस किया था। थोड़ा सा रिकैप मैं दे देता हूँ। सबसे पहले हमने 3 टाइप के डिसीजंस देखे थे, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। और हमने बोला था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बस्टिंग भी बोलते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में हमने कुछ प्रोसेस देखे थे। उसके बाद में कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अलग अलग टाइप्स देखे थे, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर प्रोजेक्ट कैश फ्लोज कैसे एस्टिमेट करते हैं, डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स का क्या ट्रीटमेंट है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद में हमने यहाँ पे फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल देखा था, जिसका क्वेश्चंस में कोई यूज़ नहीं है, बट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको यहाँ पे बताया था। फिर कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स हमने देखी थी, जिसमें से डिस्काउंटिंग टेक्निक्स और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स 2 टाइप की होती है, वो हमने जाना था। और वहाँ पे फिर हमने 3 टेक्निक्स उसी वीडियो में डिस्कस भी कर ली थी। पहली थी पेबैक पीरियड, दूसरा था पेबैक रेसिप्रोकल और तीसरा था अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब हम इस वीडियो में बाकी के जो बचे हुए 5 टेक्निक्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। प्लस हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में, तो बाकी के जो बचे हुए इलस्ट्रेशंस है वो भी पूरे कवर करेंगे, और कुछ 2-3 स्पेशल केसेस है वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो मेथड कवर करने वाला हूँ दैट इज़ योर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। कौन सा मेथड? डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब आपको पता होगा हमने नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स तो पूरी कर ली थी, जिसके अंदर हमने पेबैक पीरियड और पेबैक रेसिप्रोकल पढ़ा था। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? डिस्काउंटिंग टेक्निक्स के अंदर दिख रहा होगा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो ये जो पेबैक पीरियड है वो तो हमने यहाँ पे भी तो पढ़ा था। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ बेटा, ये जो पेबैक पीरियड आपने पहले पढ़ा था ना, इट इज सेम लाइक डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। मतलब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी वैसा का वैसा ही है जो हम पेबैक में करते थे, ठीक है। बस डिफरेंस खाली ये आ जाएगा, जो कैश इनफ्लोज आपके आ रहे होंगे ना, उसको हमें डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। उसको हमें डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। जैसे मैं थोड़ा सा पेबैक का आपको जो हमने नॉन डिस्काउंटिंग वाला पढ़ा था उसका रिकैप दूँ तो, अगर आपके कैश फ्लोज जो है वो यूनिफॉर्म हो, इन दैट केस हम क्या करते थे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल सी फैट, ठीक है। अब सी फैट का हम प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी निकालते थे, नहीं निकालते थे ना, डायरेक्ट जो वैल्यू है वही ले लेते थे, एब्सोल्यूट वैल्यू को ही ले लेते थे। और जब कैश फ्लोज यूनिफॉर्म नहीं हो तो हम क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकाल के उसके बाद में ये वाली चीज़ फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या निकालते थे? पेबैक पीरियड निकालते थे। तो डिस्काउंटिंग में मैं आपको ये बताऊं कि डिस्काउंटिंग में क्या होगा, ये जो कैश फ्लोज आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर्स के एंड में मिलने वाले हैं, इन सब की हम क्या निकाल लेंगे? हमारे 0th ईयर पे क्या निकाल लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कि आज के 6 साल बाद जो 2,20,000 हमें मिलने वाले हैं उनकी आज की वैल्यू क्या होगी, उनकी आज की वैल्यू क्या होगी। इसी तरीके से बाकी सबकी भी हम क्या निकाल लेंगे? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। हर एक साल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के, अब ये प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई रेट दी हुई रहेगी, तो वो रेट कौन सी होगी बेटा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट, WACC की रेट दी हुई रहेगी आपको क्वेश्चंस में। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। फिर जो कैश फ्लोज आएंगे वो आप सबके सामने लिखते जाओगे यहाँ पे। और ये जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का जो काम कर रहे हो ना आप, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का जो काम कर रहे हो ना, ये आप करोगे उन कैश फ्लोज के साथ जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल के लाए हो। मतलब इसको यहाँ पे ऐड लिखोगे, फिर इसका एडिशन करोगे, इसका एडिशन करोगे, इनका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालोगे। बाकी का प्रोसेसर पूरा का पूरा जो है वो सेम है।
आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा मैंने जो कंपैरिजन किया है पेबैक पीरियड में और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में। पर पूरा समझने के लिए चलो अब हम पूरा पढ़ ही लेते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को। तो ये है हमारा डिस्काउंटेड पेबैक मेथड और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल भी लिया हुआ है। एग्जांपल है कि यहाँ पे आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 लाख का है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने लिया है 10% का। तो मैंने जैसे आपको बोला था 1 2 3 4 5 6 ये 6 सालों के डेटा आपको दिए हुए हैं, 6 सालों के कैश फ्लोज भी आपको दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 10%। तो 10% के ऊपर आपको क्या निकाल लेना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकाल लेने हैं। अब ये डिस्काउंटिंग फैक्टर्स कैसे निकलता है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करना और उसके बाद में इक्वल टू दबाते रहना। ठीक है, जैसे 1 डिवाइडेड बाई 1.1 किया, उसके बाद में इक्वल टू प्रेस किया तो क्या आया 0.909, करते जाओ कैलसी में साथ साथ। उसके बाद में अगेन आपको कुछ नहीं करना है, वो 0.909 वहीं पे रहने दो, वापस से इक्वल टू प्रेस कर दो, क्या आ जाएगा 826, वापस से इक्वल टू प्रेस कर दो 0.751। ऐसे जितने सालों का डेटा हो ना उतने सालों का आप क्या निकाल सकते हो, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। तो सिंपल सा है बेटा, 1 डिवाइडेड बाई जो भी रेट हो उसको 1 में प्लस करके लिख देना। 1 डिवाइड, जैसे यहाँ पे 15% का रेट होता तो मैं क्या लिख देता, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 लिख देता। ठीक है, अब हमारे केस में यहाँ पे कितना रेट है, 10% का रेट है, तो हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1.1। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर हर एक ईयर के सामने जो भी आपको निकाला, अच्छा 1 डिवाइडेड बाई 1.1 लिख के इक्वल टू प्रेस करना है। उसके बाद में जितने ईयर्स है इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करते जाओ, जितने ईयर्स है सबके सामने उनका डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख दो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपकी कैलसी में वैल्यूज तो बहुत बड़ी आ रही होगी, सिर्फ 3 फिगर्स ही थोड़ी आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा फिगर्स आ रहे होंगे। बट मैं आपको बता देता हूँ, आप जो ICAI का स्टडी मटेरियल देखोगे ना, उसके अंदर मोस्टली ICAI ने, मतलब मोस्टली क्या सारी जगह ICAI ने 3 फिगर्स ही यूज़ किए हुए हैं, है ना। तो 3 फिगर तक ही आपको भी यूज़ करना है। उससे क्या है, ICAI का जो सजेस्टेड आंसर आएगा आपका आंसर भी उससे मैच खा जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप 4 फिगर्स लोगे तो आपका सॉल्यूशन गलत नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक किया, पर आपके आंसर में कुछ स्लाइट डिफरेंस जरूर आएगा, है ना। तो वो सिचुएशन नहीं आए, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी आपका जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आए उसको 3 फिगर तक लिखो यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने ये निकाल लिया, बस अब कुछ नहीं करना है, इनको आपको इससे मल्टीप्लाई करते जाना है ना। इन डिस्काउंटिंग फैक्टर से आपको अपने कैश फ्लोज को, हर एक साल के कैश फ्लोज को क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है और उसके सामने उसकी वैल्यूज लिखते जाना है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या आ गए बेटा, आपके डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ गए। क्या आ गए, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आ गए। अब आप जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकाल रहे थे ना, आप इनका निकालो। मतलब इस हमने पेबैक पीरियड में क्या किया था, डायरेक्टली इसका निकाल दिया था। अब जो इसका जो कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के बेसिस पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर ये तो नॉन यूनिफॉर्म वाला केस हो गया, यूनिफॉर्म वाले केस में क्या करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। यूनिफॉर्म वाले केस में क्या करेंगे वो भी मैं बता दूंगा, वो भी इसी तरीके से करेंगे। हर साल का कैश फ्लो लिख लेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसी तरीके से लिखेंगे, इसी तरीके से करना है, सेम तरीके से। बस कैश फ्लोज ही तो चेंज होंगे। जैसे सपोज एनुअली मुझे 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख मिलने वाले, तो हर साल मैं 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख लिख दूंगा और उसके बाद में यहाँ से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। सिंपल चीज़ है, सिमिलर सी चीज़ है। ठीक है, इसका क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आपने निकाला, सबसे पहले यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया, फिर इसको इसमें एडिशन करके ये लेके आए, फिर इसको इसमें एडिशन करके ये वाला फिगर लेके आए, फिर इसको इसमें एडिशन करके ये लेके आए, इसको इसमें एडिशन किया ये आया, इसको इसमें एडिशन किया ये आया। ठीक है, इस तरीके से आपने सारे के सारे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज निकाल लिए। बस बेटा फिर तो वही चीज़ जो हम वहाँ कर रहे थे, हमें कितना रिकवर करना है, 5 लाख रिकवर करना है। आपको पता है पेबैक का मतलब कितने साल में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। तो 5 लाख कहाँ पे रिकवर हो रहे हैं, देखो देखे, यहाँ भी 5 लाख नहीं आया है, यहाँ भी नहीं आया है, यहाँ 4 लाख तक हम पहुँच गए। तो 4,15,610 और 5,39,690 के बीच में कहीं पे आपका 5 लाख अटका हुआ है, करेक्ट। तो एटलीस्ट 4,15,610 कमाने के लिए हमें कितने साल तो लग जाएंगे, 5 ईयर्स तो लग ही जाएंगे यहाँ तक आने के लिए। तो 5 ईयर्स तो पूरे लगने ही है, तो 5 ईयर्स एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया।
प्लस में और कितना चाहिए हमें, और चाहिए बेटा 5 लाख माइनस 4,15,610, ये जो भी फिगर आएगा वो हमें और चाहिए 5 लाख कवर करने के लिए। और नेक्स्ट ईयर हमने कमाया कितना, नेक्स्ट ईयर हमने कमाया कितना, 1,24,080 कमाया। तो हमें 1,24,080 में से कितना और चाहिए, कुछ 85,000 समथिंग और चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया, 85,000 डिवाइडेड बाई 1,24,080। ये कितना आता है आप निकाल लेना, अराउंड 84,000 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और डिवाइड बाई 124,080 हमारा कितना आंसर आ गया डिस्काउंटेड पेबैक का, 5.68 का। अब आपको पता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हो या पेबैक पीरियड हो, जो भी जिसका पीरियड सबसे कम होगा वही बढ़िया है ना। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम सबसे जल्दी रिकवर कर लेंगे, दैट इज़ अ गुड पार्ट ना। तो लोअर द डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड द बेटर इट इज़, ठीक है। सो ये आपकी एक टेक्निक थी, कौन से में, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में कौन सा मेथड था, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। अब चलो इस पे देख लेते हैं कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में अगर आपके दिया हुआ है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड पे डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, और यहाँ पे सबसे पहले आपको एनपीवी दिया हुआ है, एनपीवी हम पढ़ेंगे, उसके बाद में पीआई दिया हुआ है, पीआई भी हम पढ़ेंगे, आईआरआर भी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम एमआईआरआर भी हम पढ़ेंगे, और फिर डिस्काउंटेड पेबैक में देख लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो वो अभी के अभी सॉल्व करके ख़त्म कर देते हैं उसको। सो ये रहा आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड, और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, एज इट इज़। मैंने ये एग्जांपल एज इट इज़ तो नहीं था, कैश फ्लोज चेंज थे, बट कॉन्सेप्ट वही है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ ऐसा डिस्कस कर लिया, एग्जाम्पल मैंने अपने से बना के, ठीक है, आपको और ईजी वे में समझ में आ जाए। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। क्या नाम है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो एनपीवी मेथड है ना, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, है ना। मोस्टली हम इसी मेथड को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो एनपीवी जैसा कि आपको पता भी होगा या नहीं पता है तो आप जान लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ये होती है कि जैसे समझना, आपको क्या मिलने वाले हैं, हर साल कुछ ना कुछ कैश फ्लोज मिलने वाले हैं। जैसे सपोज मेरा 5 सालों का पीरियड है, 1 2 3 4 और 5, है ना। तो ये 0 ईयर्स हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका 5 सालों का पीरियड है। तो आप सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करोगे उसका क्या होगा, आपको एक आउटफ्लो होगा, तो उसको आप नेगेटिव में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, कुछ कैश फ्लोज जनरेट करोगे तो पॉजिटिव में वो वैल्यू आएगी। यहाँ पे कुछ कैश फ्लोज आएंगे, यहाँ पे कुछ कैश फ्लोज आएंगे, यहाँ पे कुछ कैश फ्लोज आएंगे, यहाँ पे भी तो कुछ कैश फ्लोज आएंगे, ठीक है। ये जो कैश फ्लोज आएंगे, अब एनपीवी मेथड क्या बोलता है, ये जो कैश फ्लोज आएंगे ना, आप इन सब की क्या निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। एनपीवी मेथड क्या बोलता है, ये जो भी कैश फ्लोज आएंगे आप इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो 0th ईयर पे, जैसे हमने डिस्काउंटेड पेबैक में निकाला था ना, बस उसी तरीके से एक रेट दिया हुआ रहेगा आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकालोगे कैलसी में, फिर मल्टीप्लाई करते जाओगे कैश फ्लोज को, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलर वे में, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कितनी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे देखेंगे कितनी है, ठीक है। अब इसकी तो थोड़ी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, ये तो आपका वैसे भी 0th ईयर पे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो ये तो एज इट इज ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो कैश फ्लोज की आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, उन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उन सबको क्या कर देना है, प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर देना है, और उसमें से आपका जो आउटफ्लो हुआ था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हुआ था, वो माइनस कर देना है। अगर वो फिगर आपका पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आप प्रॉफिटेबल रहोगे इस प्रोजेक्ट में, तो आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे। अगर वो फिगर आपका नेगेटिव आता है, मतलब आप लॉस में जाओगे इस प्रोजेक्ट में, आप उस प्रोजेक्ट को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। दिस इज व्हाट एनपीवी मेथड सीज। आई होप थोड़ा बहुत थीम आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी देख लो, एनपीवी मेथड का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपके सामने है, एनपीवी का सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ठीक है। जो हमने डिस्काउंट किया था ना, यहाँ पे हर साल हम 0th ईयर पे लेके आए थे, तो उन सब का हमने टोटल किया था,
उस टोटल में से हमें क्या माइनस कर देना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड अदर आउटफ्लोज कुछ हो तो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो गया एनपीवी निकालने का, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेने हैं ऑब्वियसली, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देना है। तो डिस्काउंटिंग रेट क्या होगी बेटा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, डिस्काउंटिंग रेट होगी WACC, या फिर उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर KOB बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ, डिस्काउंटिंग रेट का मतलब सिर्फ ये हुआ बेटा कि अगर आपका प्रोजेक्ट जो आप फंड्स लगा रहे हो ना प्रोजेक्ट में, उसका KO सपोज 10% है, उसका KO कितना है 10% है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हमारे प्रोजेक्ट में एटलीस्ट 10% तो कमाएंगे ही कमाएंगे। इसलिए हम डिस्काउंटिंग फैक्टर में किसको यूज करते हैं, इस 10% को, इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि एटलीस्ट 10% तो हम हमारे प्रोजेक्ट में कमाएंगे ही कमाएंगे। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 10% हम एक रेट मान के चलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न, कि 10% से कम पे तो हम इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अगर आपका एनपीवी डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे, एनपीवी पॉजिटिव आएगा तो एक्सेप्ट कर लोगे, एनपीवी नेगेटिव आएगा तो रिजेक्ट कर लोगे, और अगर एनपीवी सपोज आपका 0 ही आ गया तो फिर आपके हाथ में एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ना, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कंपनी के बेसिस पे हो सकती है, कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकती है कि हाँ बॉस 0 आ रहा है तो हमें इस प्रोजेक्ट को चलाना है क्या कुछ सालों तक, या नहीं चलाना है, अभी के अभी बंद कर देना है क्योंकि हम ब्रेक इवन पे है। तो ये सारी चीजें वहां पे रोल प्ले करेगी, तो वहां पे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हम क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे। तो अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, एनपीवी मेथड कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट बिटवीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। अब आपको पता होगा पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, शादी वाला एग्जांपल दिया था, ए से शादी कर ली तो बी से नहीं कर सकते, है ना। तो एनपीवी भी वैसा ही है, आपके पास अलग अलग प्रोजेक्ट रहेंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आपके पास रहेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, जिसका एनपीवी सबसे ज्यादा आ जाएगा उसी को ही आप क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, इसके ऊपर आपको दिया हुआ है, आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, एनपीवी मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोलता है, तो आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा, तो एनपीवी मेथड पूरा आपके दिमाग में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, और यहाँ सबसे पहले एनपीवी मेथड और इलस्ट्रेशन नंबर 3 बोलता है, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विद अ नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। मतलब स्टार्टिंग में आपका आउटफ्लो कितना हो रहा है बेटा, 1 लाख का आउटफ्लो हो रहा है, एंड नेट कैश फ्लोज फॉर ईयर 1 इज 55,000। बोलता है ईयर 1 का कैश फ्लो 55,000 का है, ईयर 2 का 80,000 का है, ईयर 3 का 15,000 का है, 3 साल के कैश फ्लोज आपको दिए हुए हैं। और फर्दर द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज व्हाट, 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, 10% की है। और चलो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलसी में निकालना भी नहीं है, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही निकाल के दे दिया गया है, तो और भी इजी हो गया, फिर तो सिर्फ कॉलम बनाने हैं और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले कॉलम बन जाएगा ईयर का, जिसमें आप 0, 1, 2 और 3 लिख दोगे। 0 में क्या गया हमारा, 1 लाख का आउटफ्लो हुआ था, इन्होंने बोला था वो लिख दोगे। 1 ईयर के सामने 55,000 का कैश फ्लो, सेकेंड ईयर के सामने 80,000 का कैश फ्लो, और थर्ड ईयर के सामने 15,000 का कैश फ्लो लिख दोगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर जो दिए हुए हैं वो लिख दोगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, और 0th ईयर पे तो 1 ही होगा ना डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर दोगे और उसके बाद में एनपीवी निकाल लोगे। हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारे सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज है, और ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। एक तरीके से इसमें से माइनस ही कराना इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। एनपीवी कितना आया, 27,340, यही तो फॉर्मूला हमने यूज करा है यहाँ पे। एनपीवी आया आपका 27,340। इज इट अ पॉजिटिव एनपीवी, यस। इज इट ग्रेटर देन 0, यस। इसका मतलब हम इस प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप डिसीजन लिख दोगे, कंपनी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे देखते हैं। आंसर मैच हो गया 27,340। अब चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोलता है, ABC Limited is a small company that is currently analyzing capital expenditure proposals for the purchase of equipment.
द कंपनी यूजेज द नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक टू इवेल्युएट प्रोजेक्ट्स। इसके पास अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट डी। ये बोलता है कि हमें कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको कौन सा मेथड यूज करना है, एनपीवी टेक्निक यूज करनी है। बोलता है द कैपिटल बजट इज लिमिटेड टू 5 lakhs विच एबीसी लिमिटेड बिलीव्स इज द मैक्सिमम कैपिटल इट कैन रेज। बोलता है हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए अरेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लेके आ नहीं सकते हैं, तो बजट के हिसाब से भी काम करना पड़ेगा। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्टेड नेट कैश फ्लोज फॉर ईच प्रोजेक्ट आर शोन बिलो। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड इज 12%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब WACC कितना दिया हुआ है, 12%। इसका मतलब जो डिस्काउंटिंग हम करने वाले हैं वो कौन से रेट पे करने वाले हैं, 12% की रेट पे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द एनपीवी ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ए में 2 lakhs का है, बी में 1,90,000 का है, सी में 2,50,000 का है और डी में 2,10,000 का है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, क्या ये सब प्रोजेक्ट हमारे बजट के अंदर है? यस, 5 लाख से नीचे नीचे ये सब के सब। इसका मतलब हम सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको ही हमें एनालिसिस करना है। उसके बाद में हर एक प्रोजेक्ट के आपके पास कैश फ्लोज दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। तो बेटा कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन हमने ऊपर करा एज इट इज उसी तरीके से करना है। सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 ये 6 कॉलम 6 रोज आपको डालने हैं। 0 में माइनस के 2 lakhs लिखने हैं। प्रोजेक्ट ए की बात कर रहा हूँ सिर्फ, अलग अलग प्रोजेक्ट्स का आपको करना है इसी तरीके से। फिर उसके सामने कैश फ्लोज लिखना है, फिर 12% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालोगे। कैसे निकालोगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.12 लिखोगे कैलसी के अंदर और उसके बाद इक्वल टू दबाओगे, इक्वल टू जितने भी सालों का ऐसे दबाते जाओगे तो आपके पास डिस्काउंटिंग फैक्टर आता जाएगा। मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका उसका सम कर दोगे और माइनस कर दोगे 2 lakhs, तो आपका एनपीवी आ जाएगा। इसी तरीके से प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट डी का आप निकाल लोगे। ठीक है, जैसे हमने ऊपर निकाला था ना, बस सेम वही प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं है। जिस भी प्रोजेक्ट का आपका एनपीवी हाईएस्ट आएगा, जैसे हमारे केस में किसका आया 25,000 27,000 प्रोजेक्ट सी का, तो हम रिकमेंडेशन क्या दे देंगे, हमें प्रोजेक्ट सी को जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए अमंग ऑल द प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए, बी और सी और डी में से। ठीक है, हमें प्रोजेक्ट सी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब चलो हम बात करते हैं इसके आगे कोई इलस्ट्रेशन है या नहीं है वो देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बाद में नेक्स्ट मेथड आ जाता है बेटा, कोई बात नहीं। अब हम नेक्स्ट मेथड कर लेते हैं और उसके बाद में बाकी के इलस्ट्रेशंस करेंगे। नेक्स्ट आई होप एनपीवी मेथड तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था, फिर उसके बाद में 2 इलस्ट्रेशंस भी करवा दिए हैं, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको क्या है क्या नहीं है। अब आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नेक्स्ट मेथड का नाम क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, या फिर इसका दूसरा नाम भी है डिजायरेबिलिटी इंडेक्स। 2 नाम है इस मेथड के, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर डिजायरेबिलिटी इंडेक्स। बेटा सिंपल सा है, आप ऊपर क्या निकाल रहे थे, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकाला था आपने ऊपर, है ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकाला था, फिर उसका टोटल कर दिया था ना यहाँ पे। यही सेम चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इसी मेथड में, पीआई में भी, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। और इस बार हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस नहीं करेंगे, इस बार हम पीआई के अंदर क्या करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से इसको डिवाइड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन के आया, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब इसका मतलब क्या निकला बेटा, इसका मतलब ये निकला कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट द कंपनी इज मेकिंग रिटर्न। मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट का कितना गुना रिटर्न बना रहे हो, ये फॉर्मूला आपको वो बताता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा गुना आप रिटर्न बनाओगे, जितना ज़्यादा टाइम्स आप रिटर्न बनाओगे, वही प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा जिसमें टाइम्स रहेगा उसी में तो आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो हायर द पीआई द बेटर इट इज़। अब यहाँ पे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए बेटा कि आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा, सेम रहेगा। कैलकुलेशन पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस चेंज क्या आएगा, चेंज ये आएगा आपको ये 0 हटा देना है, क्योंकि हमें एनपीवी नहीं निकालनी है इसके अंदर, हमें क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज सिर्फ 1 2 3 से ही आएगा, 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो क्या? एनपीवी निकालते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करते हैं, जब हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है तो एनपीवी तो निकलेगी ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो सिर्फ ये कॉलम, ये एक रो हट जाएगा, बाकी के रो एज इट इज, बाकी का सम एज इट इज रहेगा और उसके बाद में डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दोगे।
ये आपका क्या है, एनपी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर डिजायरेबिलिटी इंडेक्स मेथड है। तो डिसीजन मेकिंग क्या है बेटा, अगर सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, इसको समझो, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज इज ग्रेटर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज इज ग्रेटर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो सबसे पहले तो ये बताओ आपकी एनपीवी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। जब आपके सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ग्रेटर देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट है बेटा, मतलब ये वाली चीज इससे ज्यादा है, इसका मतलब ये चीज पॉजिटिव में आएगी ना यहाँ पे, तो इन दैट केस आपका एनपीवी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। दूसरी चीज सोचो अब, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जहां पे आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है ऊपर वाली वैल्यू से, मतलब ऊपर सपोज 5 है, नीचे सपोज 2 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1 ही आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 ही आएगा ना यहाँ पे आपका आंसर। तो इन दैट केस पीआई भी आपका क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी ग्रेटर देन 1 होगा। तो आपको प्रोजेक्ट को क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब क्या समझ में आया, अगर हमारा पीआई के बेसिस पे डिसीजन देना है तो पीआई से क्या समझ में आया, अगर हमारा पीआई ग्रेटर देन 1 है तब हम उसमें एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट को। अगर पीआई लेस देन 1 है इन दैट केस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। अगर पीआई आपका इक्वल टू 1 है तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों कर सकते हो, ठीक है। और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सम ऑफ डीसीएफ इज लेस देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो आपका एनपीवी भी नेगेटिव आएगा और पीआई भी लेस देन 1 आएगा, ठीक है। और इक्वल हो जाएंगे तो पीआई 1 आएगा और एनपीवी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं पीआई मेथड पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिया हुआ है, देखते हैं क्या बोलता है। सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो ऑफ 5,50,000, 75,000 एंड 1,00,20,000 रेस्पेक्टिवली। सपोज फर्दर दैट द सम ऑफ डिस्काउंटेड, जो हम यहाँ पे निकाला करते थे ना टेबल बना के, वो तो ऑलरेडी इसने हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल के दे दिए हर एक प्रोजेक्ट के, ठीक है। सपोज फर्दर दैट द सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज फॉर दीज प्रोजेक्ट्स आर 6,50,000, 95,000 और 130,000 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, ये आउटफ्लो था और ये यहाँ पे क्या है, इनफ्लो है, ठीक है। तो कैलकुलेट द डिजायरेबिलिटी फैक्टर्स फॉर 3 प्रोजेक्ट्स। तो आपको सिंपल सा पता है कि 3 प्रोजेक्ट है हमारे पास, 1, 2 और 3। हर एक प्रोजेक्ट का हमें पीआई निकाल के देना है, डिजायरेबिलिटी इंडेक्स निकाल के देना है। फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कर दो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये रहा हर एक प्रोजेक्ट का आपके सामने, और कैश इनफ्लोज का डिस्काउंटेड वैल्यू ये रहा। तो 6,50,000 प्रोजेक्ट 1 की बात करूं तो 6,50,000 डिवाइड बाई 5,50,000 कितना आया, 1.18। प्रोजेक्ट 2 की बात करूं तो 95,000 डिवाइडेड बाई 75,000, 1.27। प्रोजेक्ट 3 की बात करूं तो 130,000 डिवाइडेड बाई 120,000 इज इक्वल टू 1.001। जिसका पीआई बेटर है, जिसका पीआई सबसे ज़्यादा है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इन तीनों में से कौन सा प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए बेटा, प्रोजेक्ट 2 एक्सेप्ट करना चाहिए। कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, प्रोजेक्ट नंबर 2, क्योंकि इसका पीआई सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बट बेटा अब इस पर्टिकुलर चीज़ में हम एक और चीज़ भी तो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, एनपीवी भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? इसके अंदर हम क्या एनपीवी भी कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हो। तो देखो बेटा, अब आप अगर इसका एनपीवी कैलकुलेट करो तो एक बार इसका एनपीवी कैलकुलेट करेगा, कितना आएगा, 6,50,000 में से 5,50,000 माइनस करो, कितना आएगा, 1 लाख आएगा। इसका एनपीवी 1 लाख आया। 95,000 में से 75,000 माइनस करो, 20,000 आएगा। और 130,000 में से 120,000 माइनस करो, 10,000 आएगा। तो पहले का 1 लाख यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि ये ICAI का मॉड्यूल है जहाँ पे एडिटिंग करने नहीं दिया जाता, आपको पता होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड आता है ये सब। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का कितना आया, 1 लाख। सेकंड वाले का कितना आया, 20,000। थर्ड वाले का कितना आया, 10,000। सबसे ज़्यादा किसका है, प्रोजेक्ट 1 का है। सबसे ज़्यादा किसका है, प्रोजेक्ट 1 का, 1 लाख आया। पर तो एनपीवी के बेसिस पे किसको सेलेक्ट करना चाहिए, प्रोजेक्ट 1 को सेलेक्ट करना चाहिए। पर
पीआई के बेसिस पे किसको सेलेक्ट कर रहे हैं हम? प्रोजेक्ट नंबर 2 को, क्योंकि इसका पीआई हाईएस्ट है। तो बेटा इज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड पीआई? क्या एनपीवी और पीआई दोनों अलग अलग टाइप के डिसीजन देता है? यस, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए वो मैंने यहां पे लिखा बेटा। अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट हो बिटवीन एनपीवी एंड पीआई मेथड, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया आपके लिए मैंने, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो इतने हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना है। प्रोजेक्ट ए का आपने एनपीवी निकाला 50,000 आया, प्रोजेक्ट ए का पीआई कितना आया 1.71, प्रोजेक्ट बी का एनपीवी आया 80,000, प्रोजेक्ट बी का पीआई कितना आया 1.67। तो बेटा देखो पीआई के बेसिस पे किसको सेलेक्ट करना चाहिए? इसका सबसे ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट ए को सेलेक्ट करना चाहिए, बट एनपीवी के बेसिस पे प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि बी का एनपीवी प्रोजेक्ट ए से ज़्यादा है ना। तो एज पर एनपीवी मेथड प्रोजेक्ट बी इज बेटर एंड एज पर पीआई मेथड प्रोजेक्ट ए इज बेटर। तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू। इस कॉन्फ्लिक्ट में हमें किसको सेलेक्ट करना चाहिए बेटा? मैं बोलता हूं कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, आपका मॉड्यूल बोलता है कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? एनपीवी मेथड को देनी है। रीजन क्या बोला है? रीजन ये बोला है कि एनपीवी जो है ना वो आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है वैल्यू बताता है कि आप उस प्रोजेक्ट से कितना कमाने वाले हो। जैसे यहाँ पे 50,000 80,000 है ना, आप उस प्रोजेक्ट से एब्सोल्युटली कितना कमाने वाले हो वो एक्चुअल फिगर आपको एनपीवी मेथड बताता है। बट पीआई जो है ना वो एक तरीके से एक एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, वो क्या है? एक रिलेटिव मेजर है। मतलब वो सिर्फ कितना गुना कमाने वाले हो वो बताता है। अब बेटा गुना तो इस तरीके से भी निकल सकता है, जैसे यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है जैसे सपोज मैं अगर यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 2 भी अगर लिखता हूँ, 5 डिवाइडेड बाई 2 भी अगर लिखता हूँ तो ये भी कितना गुना हो जाएगा बेटा? 2.5 गुना हो जाएगा। ये भी कितना गुना हो जाएगा? 2.5 गुना हो जाएगा। तो क्या मैं सिर्फ 5 रुपए कमाने के लिए काम कर रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ 5 रुपए कमाने के लिए काम कर रहा हूँ? 2.5 गुना तो हो रहा है, पता है मुझे, मैं अपने इन्वेस्टमेंट पे 2.5 गुना मिल रहा है। मैंने 2 रुपए इन्वेस्ट किया पर मुझे मिल कितना रहा है? 5 रुपए। तो मुझे 2.5 गुना रिटर्न तो मिल रही है, पर क्या मैं सिर्फ 5 रुपए कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ? नहीं ना बेटा। पर एनपीवी आपको एब्सोल्युटली बताता है कि आप 5 रुपए कमाने वाले हो कि 50 रुपए कमाने वाले हो। तो बेटर कौन सा हुआ बेटा? गुना वाला बेटर हुआ, टाइम्स वाला बेटर हुआ, या फिर जो एब्सोल्युटली बता रहा है कि इतने रुपए आने वाले हैं वो बेटर हुआ? एनपीवी ही बेटर हुआ ना, क्योंकि पीआई तो आपको फंसा देगा, सिर्फ 5 रुपए की कमाई देगा आपको। अगर टाइम्स पे जाओगे तो कितना गुना कमाने वाले हो उस पे जाओगे तो सिर्फ 5 रुपए की कमाई करोगे आप, है ना। तो इन दैट केस एनपीवी इज मच बेटर देन ऑल द अदर मेथड्स, मतलब पीआई मेथड से। सो ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट आपको किसके बेसिस पर डिसीजन देके आना है? एनपीवी मेथड का डिसीजन आपको देके आना है। सो इन द प्रेजेंट केस अगर हमें डिसीजन मेकिंग करनी हो, वैसे इसने पूछा नहीं है, बट अगर हमें डिसीजन मेकिंग करनी हो तो हम किसको डिसीजन देके आएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी विच इज अवर प्रोजेक्ट 1, जिसका एनपीवी सबसे हाईएस्ट था। कितना था? 1 लाख का था। ठीक है, आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 और एनपीवी और पीआई मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर डिजायरेबिलिटी इंडेक्स मेथड समझ में आया होगा। इजी सा था बेटा। 3 इलस्ट्रेशंस भी हमने अभी तक कवर करे हैं और देख लेते हैं इसके आगे भी इसका कोई इलस्ट्रेशन है क्या? नहीं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट मेथड स्टार्ट हो जाता है विच इज़ IRR, विच इज़ कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो उससे पहले इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, कैसे होता है, एकदम डिटेल में हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है, बट डोंट वरी, ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिस्कस, बट डिटेल में और डिस्कस करेंगे, है ना। डिटेल में ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में भी। पर आपको अगर वहाँ पे रेफरेंस लेना है तो आप जाके चेक कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर की ऑलरेडी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। उसके साथ साथ मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर और लेवरेज चैप्टर का भी आपका वहां पे अपलोड कर दिया है सब कुछ कंटेंट, तो वहां पे जाके आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। वापस से आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे विच इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब सिर्फ 2 मेथड और बचे बेटा हमारे, IRR मेथड और एक हमारा कौन सा बचा है? MIRR मेथड। ठीक है, 2 ही मेथड बचे हैं। ये जब हो जाएंगे तो फिर 1-2 स्पेशल केसेस है और फिर तो क्वेश्चंस ही है। तो बहुत जल्दी आपका ये चैप्टर कवर होने वाला है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले। क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगेगा बेटा। क्यों लगेगा क्वेश्चंस में टाइम? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े दिए हुए हैं। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस हैं, है ना। लास्ट में अगर चैप्टर के लास्ट में एंड में जाके क्वेश्चंस अगर देखोगे, आप एक नज़र मारोगे क्वेश्चंस पे, तो बहुत ज़्यादा लेंदी और बड़े क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ये देखो,
ठीक है। तो एक क्वेश्चन को समझाने में करने में हमें आधा घंटा ही लग जाएगा यहाँ पे वीडियो बनाने में, है ना। तो इन दैट केस मैं यही प्लान करने वाला हूँ कि बच्चों पे ज़्यादा लोड नहीं पड़े और हर एक वीडियो में मैं 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो जितने भी पार्ट्स बने वो हम सब बनाएंगे। तो सबसे पहले चलो हम बात कर लेते हैं IRR मेथड की, कि IRR मेथड आपका क्या बोलता है आपको। उससे पहले बेटा, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। हम बहुत जल्दी 50 सब्सक्राइबर हिट करने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। तो चलिए बात करते हैं IRR मेथड की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की। तो इस मेथड को अच्छे से समझते हैं। ये मेथड क्या बोलता है? मेथड बोलता है बेटा, जैसे हमने NPV में क्या डिस्कस करा था कि हमारा 5 सालों का एक प्रोजेक्ट हमने लिया था, ठीक है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5, 5 सालों का एक प्रोजेक्ट हमने लिया था। इस प्रोजेक्ट के अलग अलग कैश फ्लोज यहाँ पे हम ले रहे थे, है ना। इस प्रोजेक्ट के अलग अलग कैश फ्लोज हम यहाँ पे ले रहे थे और उसके बाद में यहाँ पे एक कैश आउटफ्लो भी था आपके पास, और इसका हम क्या करते थे? डिस्काउंटिंग करते थे। इसकी हम डिस्काउंटिंग करते थे, हम 0th ईयर पे लेके आते थे इन सब की प्रेजेंट वैल्यू को NPV मेथड में। ऐसा ही करते थे ना, ये आपका NPV मेथड बोलता था। IRR मेथड क्या बोलता है? IRR मेथड ये बोलता है कि यस, आपको यही करना है। IRR मेथड भी यही बोलता है कि आपको इसी तरीके से काम करना है, पर इस मेथड में आपको क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं दिया जाएगा, डिस्काउंटिंग रेट ही नहीं दी जाएगी। जैसे हमने बाकी के जो क्वेश्चंस किए उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ था? डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ था 10% या फिर 12%, कुछ ना कुछ रेट दिया हुआ था जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्काउंटिंग करते थे। पर IRR मेथड के क्वेश्चन में आपको कोई भी रेट नहीं दी जाएगी, वही तो हमें कैलकुलेट करनी रहेगी बेटा। वही तो आपकी क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। वही आपकी क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो इन दैट केस हम रेट कैसे निकालेंगे जब हमारे पास, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे जब हमारे पास रेट ही नहीं है? बेटा वही कैलकुलेट करनी है हमें। तो बोलता है IRR मेथड क्या बोलता है कि आपको किस टाइप की रेट लेके आनी है। आपकी रेट एक ऐसी रेट आनी चाहिए जहाँ पे क्या हो जाए, जहाँ पे हो जाए बेटा, जहाँ पे ये हो जाए कि आपका जो सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज है, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, या फिर मैं बोलूँ कैश इनफ्लोज जो है ना, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज शुड बी इक्वल टू व्हाट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ध्यान देना, NPV मेथड में हम क्या बोलते थे? ये जो सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो है इसमें से माइनस करते थे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, फिर जाके NPV कैलकुलेट करते थे। बट IRR मेथड बोलता है कि हम आपको क्वेश्चन में रेट नहीं देंगे जिससे आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर पाओ, हम आपको क्वेश्चन में रेट ही पूछेंगे, है ना। और वो रेट कौन सी रेट होनी चाहिए? जहां पे आपका सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, मतलब जो आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले हो ना, जिस रेट पे, वो प्रेजेंट वैल्यू का अगर आप टोटल करोगे, वो प्रेजेंट वैल्यू का आप टोटल अगर करोगे तो वो टोटल किसके बराबर होना चाहिए? आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होना चाहिए। हमें एक ऐसी रेट चाहिए, है ना। तो आई होप आपको थीम समझ में आया होगा। थीम क्या है? थीम ये है बेटा, IRR का थीम सिंपल सा है, आप एक ऐसी रेट कैलकुलेट करके दो जहां पे आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है शुड बी इक्वल टू व्हाट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो मैंने सबसे पहले यहां पे यही लिखा है, IRR का फुल फॉर्म देख लो बेटा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बोलता है IRR इज द रेट एट विच सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज विल बी इक्वल टू व्हाट? शुड बी इक्वल टू व्हाट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज IRR इज द रेट वेयर NPV विल बी जीरो। बेटा अगर ये केस हो जाएगा तो आपका NPV क्या आना है? जीरो आना है। तो IRR एक ऐसी रेट है जहां पे आपका NPV क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि NPV का मेथड, NPV का फॉर्मूला ही क्या है? सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो लास्ट में आंसर तो जीरो ही आना है, मतलब NPV तो जीरो ही आना है। तो क्या ये बात सही है? IRR इज द रेट वेयर NPV इज जीरो। यस, एब्सोल्युटली राइट। अब बेटा ये फॉर्मूला जो है ना, मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा, है ना। यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको ये फॉर्मूला समझाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने आपके लिए लिया है इलस्ट्रेशन नंबर 6। इस पे भी हम बाद में आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 6 मैंने आपके लिए लिया है। तो चलिए पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोलता है।
अभी तक हमने फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया है, फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, बट वो हम क्वेश्चन की हेल्प से सीखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में। तो IRR मेथड ये रहा आपके सामने। इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो। A लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एन आउटले ऑफ 10 lakhs, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है आपका? 10 लाख का है। रिजल्टिंग इन एन एनुअल कैश इनफ्लो, बेटा एनुअल कैश इनफ्लो लिखा है, मतलब हर साल हमें कितना मिलने वाला है? 2,50,000। 2,50,000 कितने सालों के लिए मिलने वाला है? 6 ईयर्स के लिए। अज्यूम साल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0, मतलब प्रोजेक्ट के लास्ट में जब हमारी एसेट खराब हो जाएगी तो उसका स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं मिलने वाला, 0 ही है, मतलब कोई कैश फ्लो नहीं है। डिटरमाइन द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट, हमें क्या निकाल के देना है? IRR निकाल के देना है। तो बेटा कुछ नहीं है, टेबल बना लो। सबसे पहले आप ईयर्स लिखोगे। ईयर में क्या क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, ठीक है। इतना लिखने के बाद में इसके सामने जो कैश फ्लोज थे, 0th ईयर पे क्या थे हमारे पास? 10 lakhs के कैश फ्लो थे। फिर हर साल 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 हमारे पास आने वाला था, हर साल 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 और 2.5। फिर बेटा डिस्काउंटिंग फैक्टर कहाँ से आया? अब क्वेश्चन में तो कोई डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक रेट अज्यूम करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? एक रेट अज्यूम करनी पड़ेगी, और वो रेट कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। अब इसको पढ़ना। हियर वी कैलकुलेट NPV एट 2 डिस्काउंटिंग रेट्स, मतलब आपको एक रेट नहीं, आपको 2 रेट अज्यूम करनी पड़ेगी, 2 डिस्काउंटिंग रेट्स अज्यूम करनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे क्या कुछ भी रेट हो सकती है सर? कुछ भी हो सकती है बेटा, तो कुछ भी रेट हो सकती है, पर वो रेट का मीनिंग क्या है बेटा? मीनिंग समझो। बोलता है आप 2 डिस्काउंटिंग रेट्स अज्यूम करो, जहां पर एक डिस्काउंटिंग रेट से आपका NPV पॉजिटिव आना चाहिए और एक डिस्काउंटिंग रेट से आपका NPV नेगेटिव आना चाहिए। तो बेटा क्या IRR के क्वेश्चन में हमें NPV भी निकालनी पड़ती है? यस। क्या IRR के क्वेश्चन में हमें NPV भी निकालनी पड़ेगी? आंसर इज यस, है ना। तो आपको 2 डिस्काउंटिंग रेट्स अज्यूम करनी है, जिसके बेसिस पे आपको NPV कैलकुलेट करनी है, और NPV एक आपकी पॉजिटिव NPV आनी चाहिए और एक आपकी नेगेटिव NPV आनी चाहिए। इस तरीके की रेट होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले रैंडमली मैंने क्या अज्यूम किया? 10% अज्यूम कर लिया। यहाँ पे 10% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर्स निकाले, कैश फ्लो से मल्टीप्लाई कर दिया, और लास्ट में मैंने NPV निकाला तो कितना आया? 88,500 का यहाँ पे NPV कैलकुलेट हुआ। अब बेटा दूसरी रेट क्या अज्यूम करूं, उस पर ध्यान देना। मुझे एक NPV पॉजिटिव चाहिए था, मुझे एक NPV नेगेटिव चाहिए था। मेरा जो रेट मैंने अज्यूम किया 10% का, उससे मेरा पॉजिटिव NPV तो आ गया। अब मुझे NPV नेगेटिव करना है। इसका मतलब क्या मुझे NPV को 88,000 से पीछे लेके जाना है? मतलब क्या नेगेटिव सेंस में लेके जाना है? ये तो पॉजिटिव आया ना, इससे कम वैल्यू पर जाना है। क्या मुझे इससे कम वैल्यू पर जाना है? तो बेटा अगर मुझे कम वैल्यू पे जाना है तो मुझे 10% से ज़्यादा रेट लेनी पड़ेगी या 10% से कम रेट लेनी पड़ेगी। दिमाग लगाना। अगर आपको कोई फॉर्मूला इस तरीके से लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाई y और इसका आंसर आना है z, तो z ज़्यादा कब आएगा और कम कब आएगा? तो बेटा अगर x बड़ा होगा और y छोटा होगा तो क्या होगा? z ज़्यादा आएगा। समझ रहे हो? और अगर x छोटा होगा और y बड़ा होगा तो इन दैट केस आपका z जो है वो क्या आएगा? कम आएगा। तो हमें z को इस केस में क्या करना है? कम करना है कि ज़्यादा करना है? हमें तो 88,000 से माइनस में लेके जाना है इसको, तो कम करना है ना। तो आपका जो y है वो बड़ा होना चाहिए x से या छोटा होना चाहिए बेटा? आपका जो रेट है वो पहले वाले से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़ी रेट करूंगा तो ही ये फिगर कम होगा। समझ रहे हो क्या आप? बड़ा y लूंगा तो ही तो z कम होगा ना, ठीक है। तो इन दैट केस अगर आप यहाँ पे 10% से ऊपर कोई भी रेट ले सकते हो बेटा, 15% ले लो, 12% ले लो, 13% ले लो। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम क्या करा है? 13% करा है। 13% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला, कैश फ्लो से मल्टीप्लाई किया, टोटल किया तो मेरा जो नेगेटिव फिगर मुझे चाहिए था वो आ गया,
है ना। और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये अज्यूम आप कुछ भी कर सकते हो। पहली रेट तो कुछ भी अज्यूम कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका एनपीवी क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है। दूसरी रेट आप ये ध्यान में रख के अज्यूम करो कि मुझे बड़ा रेट लेना चाहिए कि छोटा रेट लेना चाहिए, ठीक है। तो आपने दो रेट्स अज्यूम कर लिए, 10% और 13%। अब बात करते हैं इस फॉर्मूला की। ये फॉर्मूला है या कॉमन सेंस है, उस पर बात करते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉमन सेंस है, आप खुद देखना है यहाँ पे। ये आपको एग्जाम में नहीं करके आना है, इतना पार्ट जो मैंने यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इतना पार्ट ऊपर वाला तो करके आना है, ये जो बीच में जो मैंने लिख दिया है ना यहाँ पे, ये एग्जाम में शो ऑफ करके आने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। ध्यान से समझना इसको क्या बोलता है। मैंने बोला है कि 0 पे आपको क्या निकालनी है, रेट निकालनी है ना। आज के दिन आपको रेट निकालनी है। आपने एक रेट ली 10%, 10% पे आपका एनपीवी आया 88,500। एक रेट आपने क्या ली 13%, जहां पे आपका एनपीवी 88,000 से कम होके क्या आ गया 750 नेगेटिव में। तो बेटा मेरी जो रेट होगी कहीं ना कहीं इस 10 और 13 के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती होगी, जहां पे मेरा एनपीवी जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। और आईआरआर इज द रेट वेयर द एनपीवी इज 0। तो मतलब यहां पे मेरी रेट एग्जिस्ट करती होगी, और ये लेवल कहां है, 10 और 13 के बीच में है। तो मुझे क्या करना है बेटा, क्या मुझे इस 88,000 से इस 0 पे आना है क्या मुझे इस 88,000 से इस 0 पे आना है? यस, मुझे 88,000 पूरे कम करने पड़ेंगे, तभी तो मैं आईआरआर पे आ पाऊंगा, तभी तो मैं 0 एनपीवी पे आ पाऊंगा। यहाँ पे एनपीवी लिखे हुए बेटा, है ना। तो अगर मुझे 88,000 से 0 पे आना है तो एटलीस्ट 10% की रेट तो मुझे लेनी ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है अगर 10% की रेट नहीं लूंगा तो मेरा ये वाला फिगर और ज्यादा बड़ा आएगा, है ना। तो एटलीस्ट 10% लूंगा तो मेरा 88,500 से बड़ा नहीं आएगा कभी भी, है ना। तो 10% की रेट तो मुझे लेनी ही लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, लोअर रेट वही ले ली 10%। अब इस 10% से कुछ ऊपर होगी ना रेट, तभी तो हम यहां पे आ पाएंगे 0 पे। तो यहां पे लिख दिया प्लस, यहां पे लिख दिया प्लस। अब ध्यान देना बेटा, हमें इसमें कम कितना करना है, हमें इसमें कम करना है 88,500। ये वैल्यू हमें कम करनी है। तो ऊपर कितना लिख दिया 88,500। कितने में से कम करना है, कितने में से अगर बात करूं तो 88,500 और 750, इस टोटल में से हमें कम कितना करना है, सिर्फ और सिर्फ 88,500। तो भी हम क्या 0 पे आ जाएंगे क्या? यस, है ना। इस 88,500 को कम करके हम 0 पे आ जाएंगे क्या? यस। तो 88,500 डिवाइडेड बाई जो टोटल आपको है वो लेना है यहाँ पे 88,000, जितने में से कम करना है 88,500 प्लस 750। और हमें इन दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा, ये अगर हमने ये लिया है तो इन दोनों रेट्स का डिफरेंस भी यहाँ पे लेना पड़ेगा 13 माइनस 10%, 13 माइनस 10%। तो आपका आंसर क्या आएगा 12.97। देख लो इन दोनों के बीच की ही एक रेट है 12.97%, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके सामने परसेंटेज मत लगा देना। ये मैंने जानबूझ के आपके सामने काटा है ताकि आपको ध्यान में आए। परसेंटेज लगा के मैंने रिमूव किया है उसको, है ना। तो आपको ध्यान में आए कि 10% मत लिखना, यहाँ पे 13% मत लिखना, 10% मत लिखना। अदरवाइज आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, परसेंटेज यूज नहीं करना है, आंसर नॉर्मली निकाल लेना है, उसके आगे परसेंटेज डाल देना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, ये कैलकुलेशन पर्पज से मैंने आपको बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेशन पर्पज से सिर्फ और सिर्फ। तो देख लो यहाँ पे क्या आया, सिंपल सी चीज़ है। आपने जो 10 यहाँ पे लिया, फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला कैसे आया। आपने जो 10 यहाँ पे लिया वो क्या है बेटा, आपकी लोअर रेट है। इन दोनों में से लोअर कौन सी है, 10%। तो 10 क्या है, आपकी लोअर रेट। तो सबसे पहले आपने लोअर रेट लिखा, प्लस आपने जो 88,500 लिखा वो क्या है, एनपीवी एट द लोअर रेट है बेटा। तो ये एनपीवी एट द लोअर रेट ऊपर आ गया। फिर डिवाइड बाई यहाँ पे क्या लिखा है, एनपीवी एट द लोअर रेट, ये 88,500 यही तो लिया हमने, माइनस एनपीवी एट द हायर रेट कितना है 750, यही तो लिया। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो माइनस है, हमने तो प्लस लिखा है यहाँ पे। तो बेटा ध्यान देना, फॉर्मूला में ज़रूर माइनस है, बट जब आप माइनस और माइनस का फिगर यहाँ पे डाल दोगे तो क्या वो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा?
यस, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बाद में आपने क्या किया, हायर रेट माइनस लोअर रेट, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन जाएगा बेटा अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है आईआरआर का। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड भी हो गया, क्वेश्चन आंसर भी हमारा मैच हो गया 12.97 का यहाँ पे। और फॉर्मूला कैसे आया वो भी मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। फिर इलस्ट्रेशन नंबर 7 देख लो क्या बोलता है, कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,36,000 विच यील्ड्स द फॉलोइंग कैश फ्लोज। बेटा सिंपल, इससे सिंपल कुछ होगा ही नहीं, आपको 0 1 2 3 4 5 6 ले लेना है, इसने जो किया है उसको छोड़ दो, इसका मत देखना, मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है ना, आंसर मैच कर लेना इससे, इसने अलग टाइप से किया है थोड़ा, तो आप ध्यान देना, आपको क्या करना है 0 1 2 3 4 5 6 इस 5 तक ही है हमारा, तो 5 तक कॉलम बना लेना, इसी तरीके से कैश फ्लोज लिख लेना, 2 डिस्काउंटिंग रेट्स अज्यूम करना, एनपीवी निकालना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, फिर फॉर्मूला पुट करना, आपका एनपीवी का आंसर यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर मत देखना इसने कैसे किया है वो मत देखना, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है तो वो आप कर लेना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलता है वो भी देख ले क्या, उससे पहले चलो थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है बेटा, इफ कैश फ्लोज आर यूनिफॉर्म, एक नोट आपके लिए डाला हुआ है और बोला हुआ है कि अगर आपके कैश फ्लोज जो है वो यूनिफॉर्म है, अगर आपके कैश फ्लोज जो है वो यूनिफॉर्म है मतलब सेम है, हर एक साल में आपके कैश फ्लोज जो है वो सेम आ रहे हैं, और आपका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है बेटा, जो आप ये 0.909, 0.826, 0.751 ये बोलते हो ना, इसी को ही बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन दिया हुआ है तो ध्यान देना, अगर आपके कैश फ्लोज जो है वो यूनिफॉर्म है पहली चीज, और आपका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे और की जगह बेटा आप एंड लगा लो, और की जगह आप क्या लगा लो, एंड लगा लो, ठीक है, और की जगह एंड लगा लो। प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट फैक्टर अगर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन यू हैव टू कैलकुलेट पीवीएएफ। अब बेटा ये पीईएएफ क्या होता है, पीएएफ कुछ नहीं होता है, इन सब का ही आपको क्या करना होता है, टोटल करना होता है। ये सबका आपको क्या करना है, टोटल कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर, है ना, मतलब पीवीआईएफ का अगर आप टोटल कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर आ जाएगा। सो डू नॉट फॉलो प्रीवियस स्टेप्स इन कैलकुलेटर, यूज द पीवीआईएफ एंड ऐड देम टू गेट द पीवीएएफ। मतलब बेटा इसका कहना ये है कि सपोज हर साल, जैसे इस केस में हर साल आपका कितना आया है, 2.5 लाख 2.5 लाख ही आया है, मतलब यूनिफॉर्म कैश फ्लोज है हर साल, तो आपको अलग अलग कैश फ्लोज को इन डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग कैश फ्लोज को पीवीआईएफ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, एक ही बारी में ये सॉल्यूशन कर सकते हो, कैसे, इस 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 और 0.564 का टोटल कर लो, उस टोटल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2,50,000 से, उस टोटल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2,50,000 से, तो भी आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। मतलब बेटा चाहे आप इनको अलग अलग एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो या फिर इनका टोटल करके एक साथ 2.5 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही मैंने आपके लिए नोट लिखा है, आपको अगर ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, और अगर फटाफट से करना है तो आप ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, ये तभी हो सकता है जब आपको कैश फ्लोज जो है वो यूनिफॉर्म है। अगर अलग अलग कैश फ्लोज हुए हर साल तो फिर आप ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप ये वाला नोट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में बोलता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर। अगर आपका, जैसे हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था एनपीवी और पीआई के अंदर, तो कौन जीता था, वहाँ पे जीता था एनपीवी। उसी तरीके से अगर एनपीवी और आईआरआर में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, उसी तरीके से अगर एनपीवी और आईआरआर में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, मतलब बेटा दो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, है ना, आपकी एनपीवी तो प्रोजेक्ट ए की ज़्यादा आ रही है, पर आपका जो आईआरआर है वो प्रोजेक्ट बी का ज़्यादा आ रहा है। इन दैट केस आप किसको विनर बनाओगे, कौन से मेथड को विनर बनाने वाले हो। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनपीवी जो है वो एक एब्सोल्यूट मेजर है, इट शोज हाउ मच अमाउंट विल वी एक्चुअली रिसीव एज कंपेयर टू आवर एक्सपेक्टेशन।
आईआरआर जो है वो एक रिलेटिव मेजर है जो परसेंटेज में आपको रिटर्न बताता है, रिटर्न कितना अर्न कर रहा हो, रेट बताता है उसका। ये इग्नोर कर देता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब रिटर्न तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ ना, जैसे बेटा मैंने एग्जांपल दिया आपको 5/2 वाला, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना मेरा रिटर्न कितना आया, मेरा रिटर्न 2.5 गुना आया, मतलब 250% रिटर्न मुझे मिला। तो ये कितना आ रहा है, 5 रुपये आ रहा है कि 50 रुपये आ रहा है, स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज वगैरह को ये क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। और क्वांटम ऑफ मनी, मतलब इस 2 को भी इग्नोर करेगा कि आप कितना इन्वेस्ट करने वाले हो, और क्वांटम ऑफ मनी रिसीव कितने होने वाला है इसको भी इग्नोर कर देता है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट आए तो एब्सोल्यूट मेजर को विनर बनाओ बेटा, मतलब किसको विनर बनाओ, एनपीवी को ही विनर बनाओ। ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जहां कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आपको आंसर किसके बेसिस पे देके आना है बेटा, एनपीवी मेथड के बेसिस पे देके आना है। अब आ जाओ देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलता है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 बोलता है अ कंपनी प्रपोजेस टू इंस्टॉल मशीन इन्वॉल्विंग अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ 3,60,000। एक मशीन है जिसका कैपिटल कॉस्ट कितना है, 3,60,000। द लाइफ ऑफ द मशीन इज 5 ईयर्स, 5 सालों की इसकी लाइफ है। एंड इट सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ इज नील। सैल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू जो है वो 0 है। द मशीन विल प्रोड्यूस द नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 68,000 पर एनम। हर साल कितना कितना आने वाला है, पर एनम लिखा है ना, मतलब एवरी ईयर वी आर गोइंग टू अर्न व्हाट, 68,000। द कंपनीज टैक्स रेट कितनी दी हुई है, 45% की आपको टैक्स रेट दी हुई है। और ये देखना नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन है, नेट ऑपरेटिंग इनकम है बेटा, नेट ऑपरेटिंग इनकम है, नेट इनकम है क्या, नहीं। ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी है बेटा, ईबीआईटी। ठीक है, मतलब टैक्स इसमें से अभी तक माइनस हुआ नहीं है। ठीक है, आपको निकालना है कैश फ्लोज। समझ रहे हो क्या, आपने पार्ट 1 में देखा था कि हम पैट में डेप्रिसिएशन जो कि एक नॉन कैश आइटम है उसको ऐड करा करते थे, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है बेटा, है ना। तो ध्यान से पढ़ना, नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन तो माइनस करा हुआ है बट टैक्स माइनस नहीं करा हुआ। तो आपका पैट आएगा और पैट में आपको ऐड बैक वापस से करना पड़ेगा कैश फ्लो पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स फॉर 5 ईयर्स आर एज अंडर। तो आ जाओ देख लेते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने यही लिया है, नेट ऑपरेटिंग इनकम 68,000 एज इट इज लिख दिया। इसमें से इसका 45% टैक्स मैंने माइनस कर दिया जो कि रेट आपको क्वेश्चन में दी हुई है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया और मुझे ऐड बैक क्या करना था, डेप्रिसिएशन। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को कैश इनफ्लो चाहिए तो मेरे को नॉन कैश आइटम तो हटाना पड़ेगा ना वहां पे, है ना। तो इसका मतलब पैट में मैं डेप्रिसिएशन ऐड करने वाला हूँ और डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या दिया हुआ है, नहीं, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो 3,60,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, एसएलएम मेथड से कैलकुलेट कर लो कितना आया डेप्रिसिएशन, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 5, 72,000। अगर आप इसको ऐड कर दोगे तो आपके हर साल एवरी ईयर कैश फ्लोज क्या हो जाएंगे, 1,09,400, 1,09,400 के एवरी ईयर आपके पास क्या आ जाएंगे, कैश फ्लोज आ जाएंगे। अब बेटा ध्यान देना, हर साल हमारा सिमिलर कैश फ्लो है तो हम क्या ये वाली नोट यूज कर सकते हैं, पीबीएएफ निकाल के क्या हम काम कर सकते हैं, यस। तो हर साल अगर सिमिलर कैश फ्लो है तो पीबीएएफ ही हम यूज कर लेंगे डायरेक्टली। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में, देखो आपको इंटरेस्टिंगली आपको अलग अलग ग्रेड्स दी हुई है, 14, 15, 16, 17 और 18% की डिस्काउंटिंग रेट्स दी हुई है और क्यूमुलेटिव फैक्टर्स भी दिए हुए हैं। तो बेटा कितना ईजी काम कर दिया, आपको जो अजम्पशन लेनी है वो इन्हीं रेट में से लेनी है और कहीं नहीं जाना है आपको। ठीक है, और कितना इजीली आप कर लोगे, टेबल वेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एन्युटी फैक्टर को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करो, आपका एनपीवी कैलकुलेट होकर आ जाएगा अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसमें से माइनस करते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलो 14% की रेट लें। इसमें कौन सी ली है मैंने, देख लो। सबसे पहले 15% की रेट पे मैंने लिया, कोई भी रेट ले सकते हो ना, 15% की रेट पे लिया तो 1,09,400 का जो कैश फ्लो आया उसको पीवीएएफ से मल्टीप्लाई किया, 3.35। ये कैसे आया बेटा पीवीएएफ, ये इसी तरीके से आया जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, इन सब का टोटल अगर आप कर लोगे जितने भी ईयर्स के लिए दिया हुआ है तो उसका टोटल आपका इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आपने 1,09,400 को 3.35 से मल्टीप्लाई किया और इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस किया तो आपका एनपीवी कितना आया, 6,490। फिर इनमें से एक रेट ऐसा ले लो जिससे आपका एनपीवी नेगेटिव आ जाए। अब बेटा नेगेटिव एनपीवी लाने के लिए मुझे इससे बड़ा रेट लेना पड़ेगा कि इससे छोटा रेट लेना पड़ेगा।
अब मुझे अपने पॉजिटिव से नेगेटिव में आना है तो इस फिगर को मुझे बड़ा करना पड़ेगा। तो मैंने एक रेट कौन सा ले लिया, 16%। 16% से मैंने सेम चीज़ करी तो कितना आया, मेरा नेगेटिव फिगर आ गया। फिर फॉर्मूला पुट किया और आंसर कैलकुलेट कर लिया बेटा। फॉर्मूला आपको पता ही है, ये वाला फॉर्मूला। इस तरीके से हम कैसे पुट करेंगे बेटा, सबसे पहले एनपीवी जो भी आपका लोअर रेट रहेगा वो लिख दोगे, 15 है लोअर रेट। उसके बाद में आपका एनपीवी एट द लोअर रेट कितना है, 6490 डिवाइडेड बाई एनपीवी एट द लोअर रेट 6490 माइनस एनपीवी एट द हायर रेट। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2262 और हायर रेट माइनस लोअर रेट। आंसर सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 15.74। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो मैच भी हो जाएगा फिर 15.74। ठीक है। सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 8, जो कि बाकी 6 और 7 से थोड़ा सा बेटर इलस्ट्रेशन था, है ना। तो इंपॉर्टेंट मार्क करना इलस्ट्रेशन नंबर 8 को। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन इन आईआरआर मेथड। आई होप अभी तक हमने आईआरआर मेथड में जो भी पढ़ा आपको बहुत इजीली और विद एग्जांपल्स आपको समझ में आ चुका है। 3 इलस्ट्रेशंस हम उस पर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम जाने वाले हैं बेटा MIRR मेथड में। तो उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि MIRR मेथड की ज़रूरत पड़ी क्यों हमें। क्या IRR मेथड सफिशिएंट नहीं था, क्या MIR मेथड लाना ज़्यादा ज़रूरी था, या फिर नहीं लाते तो भी चलता। ये मैं यहाँ पे आपको पहले समझाऊंगा, थीम समझाऊंगा कि MIRR मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, उसके बाद हम मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में जाने वाले हैं। तो बेटा ध्यान से समझना, IRR क्या बोलता है कि आप जो डिस्काउंटिंग कर रहे हो ना, वो किसके बेसिस पे कर रहे हो, आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो IRR रेट के बेसिस पे। मतलब हम कैलकुलेट क्या करते हैं, IRR, और उसी रेट के बेसिस पे तो हम डिस्काउंटिंग करते हैं, है ना, वही रेट लाने के लिए। तो एक तरीके से हम डिस्काउंटिंग कौन सी रेट पे कर रहे हैं, IRR की रेट पे कर रहे हैं। तो बोलता है कंपनी जो है ना अपने फंड्स IRR पर इन्वेस्ट नहीं करती है। कंपनी क्या ध्यान में रख के अपने फंड्स इन्वेस्ट करती है, कंपनी ध्यान में रखती है कि हमारी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 10% है तो एटलीस्ट हम उस प्रोजेक्ट से 10% पे तो इन्वेस्ट करें ही करें। मतलब अगर हम 10% की कॉस्ट पे फंड्स लेके आ रहे हैं तो हम 10% तो कमाए ही कमाए उस प्रोजेक्ट से। तो कंपनी किसको ध्यान में रख के काम करती है, कंपनी ध्यान में रख के करती है WACC को। तो डिस्काउंटिंग जो होती है आपकी वो कौन सी रेट पर होनी चाहिए, बोलता है वो डिस्काउंटिंग होनी चाहिए आपकी WACC की रेट पे। समझ में आया क्या। IRR क्या बोलता है, IRR बोलता है कि आप डिस्काउंटिंग करो IRR पे, कि कंपनी IRR पे इन्वेस्ट करती है, बट एक्चुअली कंपनी IRR को ध्यान में रख के इन्वेस्ट नहीं करती है। एक्चुअली कंपनी अपनी कॉस्ट को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करती है। लॉजिकल चीज है ना बेटा। तो मैंने वही लिखी है कि इन IRR मेथड वी अज्यूम दैट आवर कैश इनफ्लोज आर गोइंग टू बी री इन्वेस्टेड इन बिजनेस एट द रेट ऑफ IRR itself. However, the above implicit assumption is wrong since a company always invests money as per the WACC. So to remove the this limitation of the IRR method, we use modified IRR method. इसलिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ी बेटा, MIRR मेथड की, मॉडिफाइड IRR मेथड की। MIRR मेथड को ध्यान से समझना बेटा, अच्छा मेथड है और इम्पोर्टेंट मेथड भी है। MIRR मेथड का कॉन्सेप्ट समझो सबसे पहले। जैसे IRR का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया था मैंने आपको नीचे यहाँ पे, उसी तरीके से अब मैं आपको समझा रहा हूँ MIRR का कॉन्सेप्ट, और मेथड तो ईजी सा, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखो उसी तरीके से हम ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, जो ऊपर कैश फ्लोज थे ना 2.5 लाख के, वो वाला एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया कि 10 लाख का आउटफ्लो होने वाला है 0th ईयर में, फिर 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख हर साल हमें मिलने वाले हैं। IRR क्या बोलता था, आप इन सबकी IRR पे क्या कैलकुलेट कर लो, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो। बट MIRR बोलता है कि आपको जो फंड 1 साल बाद में मिलने वाला है, आपको जो फंड 1 साल बाद में 2.5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, आप इन फंड्स को प्रेजेंट वैल्यू निकालने की बजाय आप क्या करो, इन फंड्स को इन्वेस्ट कर दो। मतलब आपने स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, आपने स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 10 लाख इन्वेस्ट करके पहले साल आपने 2.5 लाख कमाए, तो बोलता है ये 2.5 लाख भी अब वापस आप बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दो, है ना। जो कमा रहे हो उसको वापस बिजनेस में ही लगा दो।
ठीक है। और ये 2.5 लाख आपका प्रोजेक्ट कितने सालों का है बेटा? टोटल 6 ईयर्स का प्रोजेक्ट है। 1 साल ऑलरेडी निकल चुका है प्रोजेक्ट का, तो ये 2.5 साल अगर आप ये 2.5 लाख अगर आप इस प्रोजेक्ट में लगाओगे तो कितने सालों के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा? ये अगले 5 सालों के लिए इन्वेस्ट हो जाएगा क्या? यस, अगले 5 सालों के लिए, 2, 3, 4, 5 और 6, 5 सालों के लिए ये क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो बोलता है MIRR बोलता है हम री इन्वेस्ट कर देंगे इन फंड्स को एट WACC। तो री इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ WACC सपोज 15% है फॉर 5 ईयर्स। तो अब हमें इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी आफ्टर 5 ईयर्स। क्या हमें इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी आफ्टर 5 ईयर्स? यस, ऑब्वियसली। अगर हम यहाँ पे इन फंड्स को अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन फंड्स की हमें आगे जाके क्या वैल्यू रहेगी 5 साल बाद में, वो जरूर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कौन सी रेट के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं हम? 15% की रेट के हिसाब से। तो बेटा फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं FM में वो समझ लो। प्रेजेंट वैल्यू तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर से। और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी समझ लो। फ्यूचर वैल्यू तो और भी ज़्यादा सिंपल है बेटा, जो भी आपका कैश फ्लो है वो लिख दो। जैसे फ्यूचर वैल्यू 1 निकालनी है, मेरे पहले साल का फ्यूचर वैल्यू निकालना है। जो भी आपका कैश फ्लो है वो लिख दो। 2.5 लाख का कैश फ्लो है, कितने सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया? अगले 5 सालों के लिए। तो पावर में 5 लगा दो और ब्रैकेट में लिख दो जो भी रेट है 1.15, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे नेक्स्ट सेकंड ईयर के एंड में जो 2.5 लाख रुपए मिले उसको भी मैं अगले 4 सालों के लिए क्या कर दूंगा? इन्वेस्ट कर दूंगा एट द रेट ऑफ 15। तो फ्यूचर वैल्यू 2 कैसे निकल जाएगी? 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1.15 टू द पावर 4। इस बार 5 नहीं, इस बार 4, क्योंकि 4 साल के लिए इन्वेस्ट करो ना। इसी तरीके से इसको भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे और इसका भी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 5 सालों का आपके पास 6th ईयर के एंड में क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है, इन सब का क्या कर लोगे? टोटल कर लोगे। इन सारी फ्यूचर वैल्यूज का क्या कर लोगे? टोटल कर लोगे। ये बेटा कैश इनफ्लो 6 मैंने क्या लिखा है? जो सैल्वेज वैल्यू होती है ना, जो आपको एसेट एंड होने के बाद में कुछ मिलता है, ये वो वाला है। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ रहेगा तो ये तो ऑलरेडी 6th ईयर के एंड में ही है, तो इसका कोई फ्यूचर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो एज इट इज इसको ऐड कर लेंगे। तो उस टोटल जो आपने ऐड करा है ना फ्यूचर वैल्यूज का, उसको बोलते हैं बेटा टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्या होता है? जो आपको प्रोजेक्ट एंड होने के बाद में जो वैल्यू मिलता है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? टर्मिनल वैल्यू। अब बोलता है इस टर्मिनल वैल्यू का एक साथ आप क्या कर लो? एक साथ आप क्या निकाल लो? प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। आप क्या कर लो? इस टर्मिनल वैल्यू का एक साथ प्रेजेंट वैल्यू निकालो। और वो वाला प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे आएगा, वो वाला प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे आएगा, वो रेट के हिसाब से आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यू जो है वो बराबर होना चाहिए। ध्यान देना, IRR क्या बोलता था? आप यहीं से ही प्रेजेंट वैल्यू निकालते जाओ और इक्वल कर दो किसके? इनिशियल इन्वेस्टमेंट के, तो आपके पास IRR आ जाएगा। बट MIR बोलता है कि आप सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करो जिससे आपको टर्मिनल वैल्यू मिलेगी। आप टर्मिनल वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए। वही रेट आपका क्या है? MIRR का रेट है। तो थोड़ा सा प्रोसेस अलग है बेटा, कॉन्सेप्ट सेम ही है, प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। प्रोसेस ये है कि IRR में आप डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लिया करते थे, बट MIRR में फ्यूचर वैल्यू निकाल के टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है। बस यही प्रोसेस है। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है टर्मिनल वैल्यू की, बेटा इस वैल्यू को मुझे अगले 5 या 6 साल मुझे क्या 6 साल मुझे क्या लेके जाना है? 6th ईयर के एंड में खड़े हैं ना, हमें तो 0th पे जाना है। तो 6 साल पहले की वैल्यू क्या होगी इस वैल्यू की, वो हमें निकालना है। तो बेटा कैसे निकलेगी? फॉर्मूला देख लो। टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू टर्मिनल वैल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस MIRR टू द पावर n। क्या हो गया? टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस MIRR टू द पावर n। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 टर्मिनल वैल्यू, तो बेटा मैंने ये सब कैलकुलेशन कर लिया आपके लिए कि 2.5 का ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो क्या क्या वैल्यूज आएगी। तो इन सब का टर्मिनल वैल्यू का टोटल कितना आया? 21,88,435। अब 1 प्लस MIRR तो मेरे पास है नहीं, तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया। टू द पावर n कितनी लगानी है बेटा? 6 साल पहले लेके जाना है, तो 6 लगा दिया पावर में। और इक्वल टू इनिशियल आउटफ्लो कितना है? इनिशियल आउटफ्लो 10 लाख, क्योंकि मेरा ये प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? इनिशियल आउटफ्लो के। अब बेटा इसको सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? इसको इधर सेंड कर देंगे, ये इधर आ जाएगा 10 लाख, तो ये आ जाएगा 2.188435। 10 लाख से डिवाइड कर दिया तो यहाँ क्या बच गया? 1 प्लस MIRR टू द पावर 6।
ये जो पावर में 6 लगा है इसको इधर अगर मैं भेज दूंगा तो ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। अगर इस पावर को मैं इधर भेज दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में जो 1 था उसको -1 कर देंगे और इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा बेटा 13.94 का MIRR। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसी डर्टी पावर्स को हम सॉल्व कैसे करें, है ना। ऐसी डर्टी पावर्स को हम सॉल्व कैसे करें। 2.188435 का 1 टू द का पावर कितना है, 1/6। इसको सॉल्व कैसे करें, तो उसका तरीका मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया बेटा। कैल्सी में आपको सॉल्व कैसे करना है, तो अगर आपको कोई भी पावर कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। स्टेप्स टू कैलकुलेट x टू द पावर y, मतलब 2.188435 का पावर ये कैसे निकाला, 1/6 करोगे तो यही आएगा, है ना। तो ये हमने कैसे निकाला, तो बेटा आपको कैल्सी लेना है। सब लोग अपने हाथ में कैल्सी ले लो अभी फटाफट से। सबसे पहले क्या करो, 2.188435 लिखो, कैल्सी के अंदर लिख दो सब 2.188435। अब आपके पास एक रूट का साइन होगा वहाँ पे, कैल्सी के अंदर एक ऐसा साइन दिख रहा होगा आपको अंडर रूट का। इसको 12 बार प्रेस कर दो, इसको 12 टाइम्स प्रेस कर दो। स्टेप 1 क्या है, 12 टाइम्स प्रेस करेंगे, ठीक है, अंडर रूट को वैल्यू लिखने के बाद। लिख दिया आपने वैल्यू को, 12 टाइम्स प्रेस कर दिया। अब जो भी वैल्यू आपका 12 बार प्रेस करने के बाद में आया उसमें से आप -1 कर दो, दैट इज योर स्टेप 2। उसमें से -1 कर दो। अब जो भी वैल्यू आया -1 करने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपकी पावर है, पावर कितनी है 0.1666 से आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आया उसमें +1 कर दो बेटा, जो भी वैल्यू आया उसमें +1 ऐड कर दो। फिर +1 करने के बाद में जो भी वैल्यू आया, अब कुछ नहीं करना है, अब आपको 2 बटन यूज करने हैं, इनटू और 2 बटन। कौन कौन से, इनटू और इक्वल टू। तो आपको ये प्रोसेस करना है 12 टाइम्स। तो आपको कैसे करना है, जो भी वैल्यू आया +1 करने के बाद में अब एक बार इनटू प्रेस करो, एक बार इक्वल टू प्रेस करो, एक बार इनटू प्रेस करो, एक बार इक्वल टू प्रेस करो, एक बार इनटू प्रेस करो, एक बार इक्वल टू प्रेस करो, एक बार और इनटू प्रेस करो, एक बार और इक्वल टू प्रेस करो। ये वाला प्रोसेस 12 बार कर लो, है ना। इनटू इक्वल टू ये 12 टाइम्स प्रेस कर लो तो बेटा आपका आंसर कितना आएगा, 1.13944। देखो देखे सब अपने कैल्सी में चेक करो, इतना ही आंसर आ रहा है क्या, ठीक है, 1.13944। और अगर 1.13944 आया तो हमें -1 भी तो करना था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13.94। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी डर्टी पावर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो इजी वे में। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये प्रोसीजर प्रैक्टिस कर लेना, इस प्रोसीजर को आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा MIRR का कॉन्सेप्ट देख लो अब। ऑल कैश इनफ्लोज एक्सेप्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आर टू बी री इन्वेस्टेड टिल द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग WACC एट द रेट। ठीक है, दिस रिजल्ट्स इन अ सिंगल कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट टर्मिनल वैल्यू। यही तो हमने किया, जो भी हमारे कैश फ्लोज आए उनको WACC पे इन्वेस्ट कर दिया, फ्यूचर वैल्यू निकाला, टर्मिनल वैल्यू निकाला और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला। ठीक है, यही बोला है यहाँ पे। MIRR is the rate at which present value of the terminal value is equals to initial investment। फॉर्मूला लिख दिया आपके सामने। फिर बोलता है बेटा MIRR अगर WACC से बड़ा है। मैंने ये नहीं बताया क्या आपको, इसमें IRR में ये वाली चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी क्या, डिसीजन मेकिंग वाली नहीं करी थी ना। सबसे पहले ये देख लो, IRR में जो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट था, बोल रहा है अगर आपका IRR मतलब आप जो कमा रहे हो वो आपकी कॉस्ट से ज़्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। IRR अगर ग्रेटर देन WACC है तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। IRR अगर लेस देन WDV है तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, क्योंकि आप 10% भी लेके आ रहे हो, 8% ही कमा रहे हो तो रिजेक्ट ही करोगे ना फिर। और IRR और WACC इक्वल है तो एक्सेप्ट भी कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे ही बेटा MIRR का डिसीजन देना है। अगर आपका MIRR मतलब जो कमा रहे हो वो ग्रेटर देन WACC है तो एक्सेप्ट कर लो प्रोजेक्ट, अगर लेस देन WACC है तो रिजेक्ट कर लो, और अगर इक्वल टू है तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों कर सकते हो। सो दिस वॉज योर कॉन्सेप्ट ऑफ MIRR। आई होप विद द एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा MIRR का कॉन्सेप्ट क्या है। अब चलो इस पर एक इलस्ट्रेशन करेंगे, विच इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोलता है, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये सब एग्जांपल्स जो बीच में आप देख रहे हो ना बेटा, ये सब मैंने कवर करवा दिया आपको, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 कहाँ पे दिया हुआ है देखते हैं। 8 यहाँ पे है, 9th कहाँ पे है। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 9।
An investment of 1,36,000 yields the following cash inflows. Profit before depreciation but after tax. यही तो चाहिए होता है बेटा हमें, कैश इनफ्लो ही तो बोलते हैं इसको. प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन बट आफ्टर टैक्स बेटा, मतलब टैक्स माइनस कर दिया और डेप्रिशिएशन को ऐड बैक कर दिया, यही तो चाहिए होता है. डिटरमाइन MIRR, मतलब ये कैश फ्लोज ही दिए हुए नीचे. डिटरमाइन MIRR कंसिडरिंग 8% एज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. 8% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट दी हुई है. तो कैसे करोगे बेटा, आपको क्या करना है, सिंपल सा टेबल बना लेनी है. सबसे पहले जीरो नहीं आएगा इसमें, क्योंकि जीरो का कोई ज़रूरत ही नहीं है. जीरो की ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम NPV निकालनी होती है हमें. MIRR में हमें कोई NPV तो निकालनी नहीं है. तो 1 2 3 4 5 5 सालों का डेटा दिया हुआ है, 5 सालों की कैश फ्लोज हमने लिख दी है यहाँ पे. और उसके बाद में हर एक साल के एंड में जो मिलने वाला है उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे. और फ्यूचर वैल्यू कौन सी रेट के बेसिस पे निकलेगी, 8% के बेसिस पे. तो जो भी कैश फ्लो आएगा मल्टीप्लाइड बाई 1.08, इसको अगले 4 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 2 द पावर 4. जो भी कैश फ्लो आएगा मल्टीप्लाइड बाई 1.08, इसको अगले 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 2 द पावर 3. इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकाल लोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी. तो आपके पास टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी लास्ट में कितनी, 2,13,587. फिर फॉर्मूला डालना है, 2,13,587 डिवाइडेड बाई 1 प्लस MIRR. 5 सालों का प्रोजेक्ट है तो 5 इज इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,36,000. इसको अगर सॉल्व कर लोगे, और डर्टी पावर कैसे सॉल्व करनी है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ये वाला प्रोसीजर आप फॉलो कर लोगे डर्टी पावर सॉल्व करने के लिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9%. सो इट वॉज अ नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ MIRR, इलस्ट्रेशन नंबर 9. ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया है, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना खुद से. ठीक है, सो दिस वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 9. और इसी के साथ बेटा हमारे जो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स की जो 5 डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है, 5 कौन कौन सी, सबसे पहले हमने पढ़ी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, फिर हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV पढ़ा, फिर PI पढ़ा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या इसको डिजायरेबिलिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, फिर हमने IRR पढ़ा और उसके बाद में हमने मॉडिफाइड IRR पढ़ा. तो ये 5 टेक्निक्स और ये वाली टेक्निक्स ऑलरेडी हमने कवर कर ली थी. ये सब आपका कवर हो चुका है विद कॉन्सेप्ट्स, विद क्वेश्चंस, विद एग्जांपल्स, एवरीथिंग. ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस हो रहे बेटा, 2-3 स्पेशल केसेस हो रहे हैं, वो और देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं. और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन वाला पार्ट है, अब तो फिर हमारा क्वेश्चन नहीं बचेगा बेटा, कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो गए. फिर हमारे जो क्वेश्चंस बचेंगे वो हम आगे के पार्ट्स में कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं. तो हर एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आपके लिए भी देखना हैटिक नहीं हो, है ना. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं स्पेशल केसेस इन कैपिटल बस्टिंग. ये आपका लास्ट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है इसके अंदर, स्पेशल केसेस इन. उसके बाद में एक और टॉपिक है, ये वाला टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो आपका सिलेबस से एक तरीके से हटा दिया गया है, फिर भी मैंने यहाँ पे कवर किया है, मैं बात करूँगा इसके बारे में. ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे स्पेशल केसेस इन कैपिटल बजटिंग. सो पहला केस बोलता है बेटा स्पेशल केसेस में कैपिटल बजटिंग अंडर कैपिटल रैशनिंग. ध्यान देना, इसके ऊपर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिया हुआ है, देखेंगे उसको भी. ये बोलता है कि समटाइम्स ड्यू टू रिसोर्सेज और कैपिटल कॉन्स्टेंट्स, मतलब आपके पास रिसोर्सेज जो है ना वो लिमिटेड होते हैं कभी कभी. अ कंपनी मे हैव टू सेलेक्ट सम प्रोजेक्ट्स अमंग वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑल हैविंग पॉजिटिव NPV. मतलब केस क्या होगा, आपके पास अलग अलग प्रोजेक्ट्स रहेंगे, इन सारे प्रोजेक्ट्स के आपकी जो NPV आएगी ना वो पॉजिटिव आएगी. इन सारे प्रोजेक्ट्स की NPV जो है वो पॉजिटिव आएगी. तो आपको पता है जब NPV पॉजिटिव आती है तो हमें सारे प्रोजेक्ट्स क्या कर लेने हैं, सेलेक्ट कर लेने हैं, या जिसकी हाईएस्ट NPV हो उसको सेलेक्ट कर लेना है. पर है ना, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो इन दैट केस NPV पॉजिटिव के हिसाब से तो सारे में ही हमें क्या कर लेना चाहिए, इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, है ना. बट रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, हम चाहे तो सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रॉफिटेबल है ना. तो यहाँ पे क्या हमें दिक्कत आ जाएगी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, तो दिक्कत आ जाएगी कंपनी के सामने. तो आपका सॉल्यूशन क्या दिया इन्होंने, बोलता है 2 टाइप के केसेस हो सकते हैं इसके अंदर. एक तो आपके जो प्रोजेक्ट्स है ना वो इंडिपेंडेंट एंड डिविजिबल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिविजिबल हो सकते हैं. और दूसरा बोलता है एक नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट हो सकता है. जैसे बोलता है अगर आपके प्रोजेक्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है एक और उसको डिवाइड भी करा जा सकता है, मतलब डिविजिबल का मतलब हो गया समझना,
डिविजिबल का मतलब हो गया, सपोज मैं किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपए लगा के 10,000 रुपये कमाता हूँ, है ना। तो बोलता है अगर आप इसको पार्शियल भी इन्वेस्ट करोगे, अगर 50,000 भी इसी प्रोजेक्ट में अगर 50,000 भी इन्वेस्ट करोगे तो भी यू विल बी एबल टू अर्न पार्शियल, मतलब 5,000। तो मतलब मैं इस प्रोजेक्ट के टुकड़े भी कर सकता हूँ, मतलब मैं इस प्रोजेक्ट में पार्शियली भी क्या कर सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। तो बेटा अगर ऐसा केस हो तो ये लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट को आप रैंक करो किसके बेसिस पे, एनपीवी पर रुपी के बेसिस पे। प्रोजेक्ट को आप किसके बेसिस पे रैंक करो, एनपीवी पर रुपी के बेसिस पे रैंक करो, और जिसका एनपीवी पर रुपी हाईएस्ट है उस प्रोजेक्ट को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। एनपीवी पर रुपी कैसे निकलेगा, एनपीवी डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो हमारे केस में 10,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, ठीक है। इस तरीके से एनपीवी पर रुपी कैलकुलेट करो। तो आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो चलिए एग्जाम्पल में चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 13 में, ठीक है। डायरेक्टली जाके देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 ये रहा आपके सामने, 12 ये रहा, 12 था ये, तो 13 कहाँ पे देख लेते हैं, 13 ये रहा। बोलता है शिवा लिमिटेड इज प्लानिंग इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट ईयर. इट हैज 5 projects, all of which give a positive NPV at the company cutoff rate is 15%. The investment outflows and present values being as follows. 5 प्रोजेक्ट है बेटा, प्रोजेक्ट A, B, C, D और E. हर एक का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कितना कितना है, हर एक का एनपीवी दिया हुआ है, सबका एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है। तो कंपनी किसी में भी इन्वेस्ट कर सकती है, बट कंपनी के पास लिमिटेड कैपिटल है, कितना, 1,20,000 का ही कैपिटल है। यू आर रिक्वायर्ड टू इलस्ट्रेट द रिटर्न्स फ्रॉम अ पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट्स within the capital spending limit. The projects are independent of each other and are divisible, that is part project is possible. तो बेटा समझ में आया, प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है और डिविजिबल है। मतलब कौन सा वाला केस है हमारा, ये वाला केस। और इसमें क्या करते हैं, हमें डायरेक्टली एनपीवी पर रुपी कैलकुलेट कर लेना है बेटा। तो आप बना लो, टेबल बना लो, एक प्रोजेक्ट लिख दो, इन्वेस्टमेंट लिख दो और एनपीवी लिख दो, और एक और कॉलम बना लो एनपीवी पर रुपी। एनपीवी पर रुपी कैलकुलेट कैसे होगी, एनपीवी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, 15,400 डिवाइडेड बाय 50,000। इस तरीके से आप एनपीवी कैलकुलेट कर लो पर रुपी, और उसके बाद में रैंकिंग दे दो, सबसे ज़्यादा एनपीवी किसकी है। सबसे ज़्यादा एनपीवी पर रुपी आई है प्रोजेक्ट नंबर ई की, तो ई को फर्स्ट दे दो। उसके बाद में है प्रोजेक्ट नंबर बी की, पी को सेकेंड रैंकिंग दे दो। फिर है प्रोजेक्ट नंबर सी की, सी को थर्ड रैंकिंग दे दो। इसी तरीके से फोर्थ रैंकिंग और फिफ्थ रैंकिंग भी दे दो। अब आप इन्वेस्टमेंट किसके बेसिस पे करोगे, इन्हीं रैंकिंग्स के बेसिस पे बेटा। तो सबसे पहले मैं कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा प्रोजेक्ट ई में। प्रोजेक्ट ई में मेरे कितने रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे, 35,000। तो 1,20,000 माइनस 35,000 करना कितना आया, अपने कैलसी को उठाओ और उसमें मेहनत करो थोड़ी। 1,20,000 माइनस 35,000 कितना आया, 85,000 रुपीज़ और बचे हैं मेरे पास अभी। तो सेकंड वाली रैंकिंग में भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, कितना है 40,000। 40,000 और इन्वेस्ट कर दिया बेटा यहाँ पे, 35,000 40,000 और इन्वेस्ट कर दिया, तो माइनस 40,000 और कर दो, कितना हो गया 45,000 और बचा है मेरे पास। तो थर्ड रैंकिंग वाले में भी इन्वेस्ट कर देते हैं अब 25,000 है क्या हमारे पास, ये हमारे पास तो 45,000 अवेलेबल है। तो 25,000 और इन्वेस्ट कर दिए यहाँ पे और उसकी एनपीवी लिख दी इसके सामने, ठीक है। तो 25,000 और माइनस किए, तो अब कितने फंड्स बचे हमारे पास, 20,000। तो फोर्थ रैंकिंग वाले का इन्वेस्टमेंट कितना है, 30,000। तो क्या हम फोर्थ में इन्वेस्ट कर पाएंगे, कर पाएंगे ना बेटा, क्योंकि हम इसमें पार्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो 20,000 हम प्रोजेक्ट नंबर डी में इन्वेस्ट कर देंगे, 20,000। अब बेटा 30,000 पे हमें एनपीवी कितनी मिलती है, 11.2, है ना। तो 20,000 पे एनपीवी कितनी मिलेगी, 7.5। कैसे निकली, 11.2 डिवाइड बाई 30 करना, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 20 कर लेना। मतलब एनपीवी पर रुपी को आपने एक तरीके से क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया। एनपीवी पर रुपी जो आपने निकाला था ना, उसको रुपीज से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 7.5 आ जाएगा। टोटल मार देना, आपके 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट भी हो गए और मैक्सिमम एनपीवी जो आप अचीव कर सकते थे वो आपने निकाल भी लिया, ठीक है। आई होप आपको ये पहला वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। इंडिपेंडेंट और डिविजिबल प्रोजेक्ट हो तो क्या करना है, एनपीवी पर रुपी कैलकुलेट करो, रैंकिंग दो और उसके बेसिस पे सेलेक्ट करते जाओ।
ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। बट बेटा एक केस आ जाता है जब हमारे प्रोजेक्ट्स जो है वो डिविजिबल नहीं है, मतलब हम पार्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर 30,000 रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है तो एटलीस्ट 30 तो हमें लेके आना ही पड़ेगा, 20 में काम नहीं चल पाएगा, है ना। तो इस बेसिस में रैंकिंग किसके बेसिस पे होती है? एब्सोल्यूट एनपीवी के बेसिस पे। एब्सोल्यूट एनपीवी मतलब बेटा ये जो क्वेश्चन में दी हुई थी ना यहाँ पे, इसके बेसिस पे ही कर लेंगे, है ना, कुछ और निकालने की जरूरत नहीं है। और वी विल मेक कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एज पर द कैपिटल अवेलेबल एंड सेलेक्ट कॉम्बिनेशन विद हाईएस्ट एनपीवी। मतलब ये सिंपल सा ये बोलना चाहता है बेटा। तो आपको सबसे पहले रैंकिंग कर लेनी है इसके बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे सबसे पहली रैंकिंग किसको मिलेगी? सबसे फर्स्ट रैंकिंग मिलेगी किसको? चलो हम रैंकिंग करते हैं इसमें। फर्स्ट रैंकिंग मिलेगी बी को, सॉरी ई को मिलेगी क्योंकि इसकी एनपीवी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में मिलेगी बी को, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, एक बार मैं लिख देता हूँ ना यहाँ पे, आपके लिए इजी हो जाएगा, ई बी वगैरह, तो क्या है आप समझ पाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको रिमूव करके तो जो भी रैंकिंग है वो लिख देते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट ई, उसके बाद में प्रोजेक्ट बी, उसके बाद में है कौन सा आपका प्रोजेक्ट ई और बी, उसके बाद में सबसे ज़्यादा किसका है? प्रोजेक्ट ए, उसके बाद में प्रोजेक्ट डी और प्रोजेक्ट सी। ए, डी और सी, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट डी और प्रोजेक्ट कौन सा बच गया? सी। ठीक है, ई बी ए डी सी, ये आपकी रैंकिंग है बेटा, है ना। तो ये बोलता है, ये देखो इसने क्या बोला, सबसे पहले तो आप क्या कर लो, रैंकिंग दे दो। सबसे पहले तो आप क्या कर लो, रैंकिंग दे दो। और रैंकिंग के बेसिस पे हमें क्या बनाने हैं? कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। रैंकिंग के बेसिस पे कॉम्बिनेशंस, मतलब 1,20,000 का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कौन से कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं। तो बेटा रैंकिंग के हिसाब से देख लो। सबसे पहले ई में इन्वेस्ट करेंगे, 19,300 के एनपीवी मिलेगी और 35,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो 1,20,000 में से 35,000 माइनस कर दो, कितना आया? 85,000। फिर हम कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे? बी में। रैंकिंग के हिसाब से 40,000 और इन्वेस्ट हो जाएंगे, तो फिर कितना बचा हमारे पास? 45,000। फिर थर्ड रैंकिंग किसको दी थी हमने? प्रोजेक्ट ए को। क्या प्रोजेक्ट ए में 50,000 का इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है हमारे पास? बेटा अगर आप कैलसी में कर रहे हो तो आपको पता होगा 1,20,000 में से अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने बचे हैं? 45,000 ही बचे हैं। 45,000 ही बचे हैं। तो क्या हम प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन क्या बना हमारा? पहले हमने ई में इन्वेस्ट किया, फिर हमने बी में इन्वेस्ट किया, और उसके बाद में अब 45,000 में हम ए में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, तो अगली रैंकिंग किसको देनी है? डी को। डी में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? 30,000। तो 30,000 माइनस कर दो बेटा, 30,000 यहाँ पे माइनस किया तो आपने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लिया डी का। तो ई बी और डी का एक कॉम्बिनेशन बना आपका। टोटल इन्वेस्ट कितना? अब आपके पास बचे कितने बेटा? 15,000। 15,000 कहीं पे भी है क्या? मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में 15,000 इन्वेस्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, तो वो आपके पास बच जाएंगे। तो एक कॉम्बिनेशन क्या बना? ई बी और डी का। कितना? 105 49.2 टोटल एनपीवी। मतलब ई बी और डी की टोटल एनपीवी, यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट और टोटल एनपीवी का हमने टोटल कर लिया है। तो बोल रहा है कि इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो इतनी एनपीवी आप जनरेट कर पाओगे। एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया। एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है बेटा? हमने हमारे पास बचे कितने थे? 45,000। तो हम डी के अलावा किस में और इन्वेस्ट कर सकते हैं? बी में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, सॉरी सी में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे 25,000 का ही इन्वेस्टमेंट लगता है ना। तो डी का छोड़ के सी का इन्वेस्टमेंट वैसे करना नहीं चाहिए, बट हमें क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन के लिए कॉम्बिनेशंस तो दिखा के आने पड़ेंगे, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। वैसे हमें पता है कि इसकी रैंकिंग पहले है तो इसमें ही इन्वेस्ट करेंगे, पर कॉम्बिनेशन ज़रूर प्रेजेंटेशन वाइज दिखा के आना है, जो भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं अवेलेबल फंड्स में। तो 45,000 हमारे पास बचे थे, उसमें 25,000 इन्वेस्ट कर देंगे तो 20,000 स्पेयर में रह जाएंगे। तो एक कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? ई बी और सी का, और ये लिख दोगे यहाँ पे। फिर सबसे ज़्यादा एनपीवी किस में आ रही है? इस वाले कॉम्बिनेशन में। तो हम कौन कौन से में इन्वेस्ट करेंगे? ई बी और डी में, एज इट प्रोवाइड्स हाईएस्ट एनपीवी डिस्पाइट डी रैंकिंग लोअर देन सी। ठीक है, आई होप आपको ये वाला स्पेशल केस समझ में आ गया होगा। अब आता है बेटा दूसरा, एक और स्पेशल केस, जहाँ पे आपको बोला जाता है प्रोजेक्ट्स की जो लाइफ है, आपके पास 2 प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, दोनों की लाइफ जो है ना वो अलग अलग है। मतलब एक 2 साल का है, एक 5 साल का है, इस तरीके से बोला जाएगा। एक प्रोजेक्ट 2 साल का है, एक प्रोजेक्ट 5 साल का है, और उनको कंपेयर करो। अब बेटा आप बताओ, इस चीज़ को कंपेयर किया जा सकता है क्या?
नहीं किया जा सकता ना। तो इट इज़ अ स्पेशल केस, क्योंकि एक प्रोजेक्ट 2 साल में एंड हो जाएगा, एक 5 साल चलने वाला है, तो एक शॉर्ट टर्म है एक लॉन्ग टर्म है। इस तरीके से आपको देखना है कि दोनों का पीरियड ही सेम नहीं है, तो हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको पढ़ना है बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 14, ठीक है। उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। इसमें बोलता है 2 तरीके आपके पास कंपेयर करने का। एक तरीका है रिप्लेसमेंट चेन मेथड। रिप्लेसमेंट चेन मेथड क्या बोलता है कि ये आपका प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है 4 सालों का, तो 0, 1, 2, 3 और 4। हर साल, पहले साल आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लगेगा, उसके बाद में फर्स्ट ईयर में आपको 3 लाख का कैश फ्लो मिलेगा, फिर सेकंड ईयर में 5 लाख मिलेंगे, फिर से थर्ड ईयर में 6 लाख मिलेंगे, फोर्थ ईयर में 4 लाख मिलेंगे। और ये आपका एक दूसरा प्रोजेक्ट है, ये आपका एक दूसरा प्रोजेक्ट है, जो कि क्या है बेटा, ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल का ही है। इतना ही देख के चलो इसको, सिर्फ इतना ही देख के चलो। बोलता है पहले साल में 6 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, दूसरे साल में 4 लाख का जीरोथ ईयर पे 6 लाख का इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट ईयर में 4 लाख का कैश फ्लो जनरेट करके देगा, सेकेंड ईयर में 5 लाख का कैश फ्लो जनरेट करके देगा, बस इतना ही। और फिर यह प्रोजेक्ट जो है वो एंड हो जाएगा। बोलता है बेटा इन दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करो। तो बोलता है रिप्लेसमेंट चेन मेथड से आप कंपेयर कर सकते हो। रिप्लेसमेंट चेन मेथड क्या बोलता है, आप सेकंड वाले प्रोजेक्ट को भी 4 सालों का बना दो, पहले वाले के बराबर बना दो, है ना। मतलब 3 और 4 साल और इसमें ऐड कर दो, और कैश फ्लोज वही ले लो, कैश फ्लोज वही ले लो जो आपने पहले लिए हैं, वही रिपीट कर दो। जैसे ये मेरा 2 साल का था, तो मैंने थर्ड और फोर्थ यहाँ पे बनाया, और मैंने सेम कैश फ्लोज रिपीट करने हैं। मतलब सेकेंड ईयर के एंड में 6 लाख फिर से इन्वेस्ट करूंगा, सेकेंड ईयर के एंड में 6 लाख इन्वेस्ट करूंगा फिर से, फिर ये 4 लाख यहाँ पे मेरे को फिर से जनरेट होगा, ये 5 लाख यहाँ पे फिर से जनरेट होगा। मतलब ये एक साइकिल चलती रहती है कि जितनी बार आप 6 लाख इन्वेस्ट करोगे उतनी बार आपका ये वाला सेम कैश फ्लोज मिलने वाला है, ठीक है। ये कौन सा बोलता है, रिप्लेसमेंट चेन मेथड। मतलब आपको अगर अनइक्वल लाइफ्स वाले प्रोजेक्ट्स को अगर कंपेयर करना है ना, तो सेम लाइफ बना लो। सेम लाइफ बनाने के लिए कैश फ्लोज भी सेम ही ले लो, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे बेटा, तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4 में जाके इसी चीज को समझते हैं हमने अभी किया क्या। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 में जाते हैं। क्या बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 14, बोलता है आर प्राइवेट लिमिटेड इज कंसिडरिंग मॉडर्नाइजिंग इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड इट हैज 2 प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन। The expected cash flow associated with these projects and their NPV as per discounting rate of 12% and IRR is as follows। बोलता है ईयर कितने सालों का है, 6 ईयर्स का है। प्रोजेक्ट ए 6 ईयर्स के लिए कैश फ्लोज दे रखे हैं, प्रोजेक्ट बी सिर्फ 3 ईयर्स के लिए कैश फ्लो दे रखे हैं। इसका मतलब प्रोजेक्ट ए की लाइफ कितनी है, 6 ईयर्स, प्रोजेक्ट बी की लाइफ कितनी है, 3 ईयर्स, ठीक है। मतलब अनइक्वल लाइफ वाला केस हो गया बेटा। अगर अनइक्वल लाइफ वाला केस हो तो इन दैट केस क्या करना है हमें, इन दैट केस बोलता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट चेन मेथड यूज करना पड़ेगा। और रिप्लेसमेंट चेन मेथड क्या बोलता है, रिपीट कर दो इन्हीं कैश फ्लोज को, रिपीट कर दो इन्हीं कैश फ्लोज को। तो इसमें हम करेंगे कैसे बेटा, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसके अंदर रिपीट करेंगे। देखो सबसे पहले 0 पे हमने 20 लाख इन्वेस्ट करा यहाँ पे, फिर 7 लाख, 13 लाख, 12 लाख हमने जनरेट करा, 7 लाख, 13 लाख और 12 लाख। फिर थर्ड ईयर के एंड में 20 लाख हमने इन्वेस्ट करना है वापस से, क्योंकि रिपीट करना है ना, तो ये वापस से रिपीट करेंगे। तो हमारे पास अगले 3 सालों में वापस से रिटर्न जनरेट होगी 7 लाख, 13 लाख, 12 लाख, और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो भी 6 ईयर्स का बन जाएगा। फिर इसके बेसिस पे हम इनकी क्या निकाल लेंगे, एनपीवी निकाल लेंगे बेटा। अब एनपीवी कैलकुलेट करके मैं वापस से आपको दिखाऊंगा नहीं, आपको सिंपल टेबल बनानी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर साल का कैश फ्लो आपके पास है ही, कितना कितना है, डिस्काउंटिंग रेट आपको दी हुई है कितनी कितनी है बेटा, एनपीवी निकाल लेना। डिस्काउंटिंग रेट आपको 12% यहाँ पे दी हुई है, एनपीवी इन्होंने 12% पे कैलकुलेट करके दी है, और एनपीवी कैलकुलेट कर लेना 12% पे आप भी इन्हीं कैश फ्लोज का, ठीक है। और आईआरआर आपको दिया हुआ ही है। एनपीवी और आईआरआर में से कौन सा मेथड प्रिवेल करता है आपको पता ही है, आपको डिसीजन मेकिंग एनपीवी के बेसिस पे देके आनी है, ठीक है। जिसकी भी एनपीवी ज़्यादा आएगी उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करके आनी है बेटा, ठीक है। तो सबसे समझने वाली चीज़ क्या थी कि अगर आपका ये जो है लाइफ जो है अनइक्वल हो तो रिप्लेसमेंट चेन मेथड से कैश फ्लोज को रिपीट करवा दिया जाता है वापस, उसके बाद में एनपीवी कैलकुलेट करी जाती है दोनों प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए। दिस वॉज द अंडरस्टैंडेबल पार्ट, मतलब ये टेबल बनाना ही अंडरस्टैंडेबल था। बाकी तो एनपीवी तो आपको कैलकुलेट करना आता ही है, तो कर लेना। कितना आएगा, 8,82,403, और एनपीवी के बेसिस पे आपको डिसीजन दे देना है,
ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट ए का एनपीवी कितना आया 649,094, ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट बी का जरूर कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने कैश फ्लो चेंज किया है, तो हमारा कितना आया 8 लाख समथिंग, तो ज़्यादा किसका है प्रोजेक्ट बी का, तो प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये था बेटा आपका रिप्लेसमेंट चेन मेथड। पर इस मेथड की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है देखना, ये तब काम करेगा जब आपका एक प्रोजेक्ट 2 साल का है, दूसरा 4 साल का है, एक प्रोजेक्ट 3 साल का है, दूसरा 6 साल का है। पर अगर ऐसा केस आ गया एक प्रोजेक्ट 3 साल का है, दूसरा 5 साल का है, तो आप इस मेथड को यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर ये वाला केस आ गया तो टेबल कैसे बनेगी आपकी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो आप पहले साल में आउटफ्लो यहाँ पे दिखा दोगे, सेकंड ईयर में यहाँ पे कैश फ्लो दिखा दोगे, यहाँ पे कैश फ्लो दिखा दोगे, यहाँ पे कैश फ्लो दिखा दोगे। फिर बेटा इसको जब रिपीट कराओगे तो ये तो यहाँ पे रिपीट कर दोगे, ये भी यहाँ पे रिपीट कर दोगे, ये भी यहाँ पे रिपीट कर दोगे, बट बेटा ये कहाँ पे रिपीट करोगे, ये वाला जो कैश फ्लो है ये रिपीट करने के लिए तो आगे लाइफ ही नहीं है। मतलब अगर ये इस टाइप का केस है जहाँ पे एग्जैक्टली डबल नहीं हो लाइफ दूसरे प्रोजेक्ट की जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम रिप्लेसमेंट चेन मेथड को यूज नहीं कर सकते हैं। इन दैट केस हम क्या यूज करेंगे, इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया। कौन सा मेथड यूज करेंगे बेटा, इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया। मतलब ये मेथड तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो, इस केस में भी यूज कर सकते हो, इसमें भी यूज कर सकते हो, है ना। तो इसकी लिमिटेशन को ये पूरा कर देता है कौन सा मेथड, इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया, EAC भी जिसको बोलते हैं। और ये कैलकुलेट कैसा होता है, कंप्यूट एनपीवी ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट्स है उसकी एनपीवी कैलकुलेट कर लेंगे। कंप्यूट प्रीवी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ प्रोजेक्ट्स एज पर द रेस्पेक्टिव लाइफ, जो भी लाइफ रहेगी उसके बेसिस पे PVAF कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर है और कुछ नहीं है। और EAC कैलकुलेट कर लेंगे, इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया, मतलब एनपीवी को डिवाइड कर देंगे PVAF से, मतलब स्टेप 1 को डिवाइड कर देंगे स्टेप 2 से, तो और उसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करेंगे और जो सबसे ज़्यादा आएगी उसको सेलेक्ट कर लेंगे। समझ रहे हो, सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 का, डोंट वरी। EAC का मतलब क्या हुआ बेटा, एनुअली एनपीवी किसका ज़्यादा आ रहा है, बेसिकली ये फॉर्मूला हमें वो चीज़ बताता है। तो देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 14 में ये वाला मेथड भी देख लो, इक्विवेलेंट एनुअलाइज क्राइटेरिया। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की एनपीवी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके दी हुई है क्वेश्चन में, है ना, तो वापस से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसको डिवाइड किससे करना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से। तो 12% पे 6 ईयर्स के लिए एन्युटी फैक्टर निकालना है बेटा आपको, 12% पे 6 ईयर्स के लिए प्रोजेक्ट ए के केस में, और 12% पे 3 ईयर्स की है ना लाइफ प्रोजेक्ट बी की, तो 3 ईयर्स के लिए प्रोजेक्ट बी के केस में निकाल लो। कैसे निकाला, तो एक तरीका है बेटा। क्या तरीका है, आपके कैलसी में देखो आपको 3 बटन दिखते होंगे, M+, M- और MRC, 3 बटन होंगे राइट साइड में, देखना या लेफ्ट साइड में होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 1.12 किया, जो भी आया इक्वल टू दबाया, जो भी आया उसको मेमोरी प्लस में डाल दिया, वापस से इक्वल टू दबाया उसको मेमोरी प्लस में डाल दिया, वापस से इक्वल टू दबाया उसको मेमोरी प्लस में डाल दिया, फिर MRC दबा दिया। तो ये तीनों सालों का डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल एक साथ आ जाएगा आपके पास, है ना। मतलब मुझे अगर किसी चीज़ का टोटल करना हो ना तो मैं M+ में डालता जाऊंगा ना, तो वो टोटल होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया आ गया, ये डिवाइड कर दिया ना इसको, तो ये हमने कर लिया, एनपीवी डिवाइड बाई PVAF किया, तो ये वाला फिगर आया। सबसे ज़्यादा किसका है, प्रोजेक्ट बी का, तो हम किसको सिलेक्ट कर लेंगे, प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट बी शुड बी सेलेक्टेड। यहाँ पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपका एक लास्ट, तो स्पेशल केसेस आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं आई होप, विद इलस्ट्रेशन 13 और 14 थे, इस पे दोनों हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, विद इलस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ लो इसकी कहानी, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कॉन्सेप्चुअली, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, और मैंने इसके सामने लिखा है May 18 एग्जाम। इसकी स्टोरी समझना बेटा, स्टोरी ये है, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, ये चीज़ आपके मॉड्यूल में कोई कॉन्सेप्ट दिया हुआ नहीं था, पर May 18 में इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को आपके मॉड्यूल में ऐड भी किया, है ना, डाल दिया, कॉन्सेप्ट नहीं डाला बट क्वेश्चन डाल दिया, तो अब हमें पढ़ना ही था उसको। पर अब जो नया सिलेबस आपका आया उसमें से इसको वापस से इंस्टीट्यूट ने हटा दिया।
तो बेटा इंस्टीट्यूट सिंपली ये कहना चाहता है कि जो टॉपिक्स हट गए हैं वो टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो आपका अगर कोई भी सिलेबस चेंज होता है तो पहले से तो ये एक तरीके से सिलेबस चेंज ही था। पहले जो टॉपिक था वो अब नहीं है, इसका मतलब वो आपके सिलेबस से हट गया। ठीक है, तो इस तरीके के, इसलिए ये जो टॉपिक है ना इसके बहुत चांसेस कम है एग्जाम में आने के, फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पे कवर किया है। तो इस पे क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन अगर करना हो तो पहले का मॉड्यूल उठा के आप क्वेश्चन कर सकते हो। पुराने वाले में से मैं आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझा दूंगा यहाँ पे कि एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है। बोलता है एनपीवी कैलकुलेटेड टू शो सेपरेटली द एडवांटेज ऑफ फाइनेंसिंग अ प्रोजेक्ट यूजिंग डेट इज एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। बोलता है आप जो एनपीवी कैलकुलेट करते हो ना, उसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो, बोलता है उसमें आप डेट यूज कर लो, उसमें आप डेट यूज कर लो। तो आपको पता है अगर डेट यूज करेंगे तो टैक्स शील्ड मिलती है हमें इंटरेस्ट पे, है ना, ये तो पता ही होगा आपको। तो इन दैट केस हमारी एनपीवी जो है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करो। बोलता है आप डेट यूज करोगे तो आपकी एनपीवी कितनी आएगी, दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये कैलकुलेट कैसे करना है एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। बोलता है आप बेस केस एनपीवी निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो, बेस केस एनपीवी। बेस केस एनपीवी क्या होता है, भूल जाओ कि आपने कोई डेट लिया है, तो सबसे पहले नॉर्मल जैसे हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे एनपीवी निकाल लो। डिस्काउंटिंग रेट क्या ले लो, केई को ले लो। केई मतलब इस बार डिस्काउंटिंग रेट केओ नहीं लेनी है बेटा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं लेनी है, डिस्काउंटिंग रेट आपको क्या लेनी है, केई लेना है, क्योंकि हम डेट ले ही नहीं रहे, तो सिर्फ हम इक्विटी के फंड्स मान के कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर कोई इशू कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जो भी आपका एनपीवी आया उसमें से माइनस कर देना। ठीक है, जो भी आपका एनपीवी आया उसमें से माइनस कर देना, इशू कॉस्ट या फ्लोटेशन कॉस्ट, एक तरीके से आउटफ्लो हो गया ना बेटा वो। ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। बेटा अब डेट, ये तो आपने सिर्फ इक्विटी मान के निकाली प्रेजेंट वैल्यू, पर आप तो डेट के साथ निकालना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको टैक्स शील्ड मिलेगी डेट पे, है ना, टैक्स एडवांटेज मिलेगा डेट पे, तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। इसमें आप डिस्काउंटिंग रेट क्या यूज करोगे, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा, और कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू, जो भी सेविंग होगी टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट डिवाइड बाई इंटरेस्ट रेट कर दोगे तो आ जाएगा। या फिर कैसे निकाल सकते हो, डेट अमाउंट को टैक्स रेट से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी निकल जाएगा। बोल रहा है अमाउंट ऑफ डेट टू बी रेज्ड कितना लेना है। बोलता है ये जो डेट जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ना, उस डेट का अमाउंट कितना लेना है। बोलता है अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड था। ठीक है, और जो इशू कॉस्ट है आपकी, मतलब आपको सिर्फ डेट का अमाउंट नहीं लेना है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम, आपको डेट के अमाउंट में इशू कॉस्ट अगर कुछ आई है तो वो भी ऐड करना है, फिर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद में बोलता है टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, डेट मल्टीप्लाइड बाई इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाइड बाई टैक्स रेट। तो आपको पता ही है टैक्स सेविंग तो इसी तरीके से निकाला जाता है, जो भी इंटरेस्ट आएगा डेट मल्टीप्लाइड बाई इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट, और इंटरेस्ट का अमाउंट को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, जो कि हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, इसको इसमें ऐड कर देना बेस केस एनपीवी में, तो आपका एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आप एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा, बेस केस एनपीवी में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट ऐड कर दोगे, और माइनस क्या कर दोगे, कोई इशू कॉस्ट अगर आपकी आई है तो वो आप माइनस कर दोगे, तो आपका एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको इस पे क्वेश्चन करना है, वैसे मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको इस पे क्वेश्चन करना है तो आप लास्ट जो पुराना मॉड्यूल है उसको उठा सकते हो, उसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है एक, तो वो इलस्ट्रेशन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया होगा, इन केस अगर पूछ लिया जाता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओ कुछ ना कुछ। ठीक है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिलेबस से हटा दिया गया है इस चीज़ को। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पहले इक्विटी का निकाल लेना, उसमें केई यूज़ करना, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना, एनपीवी निकाल लेना, फिर प्रेजेंट वैल्यू टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट निकालना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे। ध्यान रखना डेट का अमाउंट जो लोगे उसमें इशू कॉस्ट भी ऐड करोगे, और टैक्स सेविंग कैसे निकालनी है वो आपको पता ही है। ठीक है, फिर बेटा एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है, एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। इसी क्वेश्चन में ये सेकंड क्वेश्चन पूछता है, एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करके दो। ठीक है, तो एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कैसे कैलकुलेट करता है,
डिस्काउंट रेट विच इनकॉर्पोरेट्स द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। बोलता है एक ऐसी डिस्काउंट रेट जो कि किसको इनकॉर्पोरेट कर लेती है, किसके इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट कर लेती है, जो भी टैक्स शील्ड आया और जो भी आपका इशू कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट लगा उसके इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट कर लेती है। तो अगर कभी एमसीक्यू में भी पूछ ले तो भी आपके काम आएगा। वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट एनुअल इनकम एट विच एडजस्टेड एनपीवी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऊपर जो आपने निकाला ना एडजस्टेड एनपीवी, ऐसी एनुअल इनकम निकालनी है जिसपे एनपीवी 0 हो जाए और उसके बाद में ये फॉर्मूला यूज कर लोगे तो एडजस्टेड डिस्काउंट रेट आ जाएगी। अगर इसको भी समझना है आपको तो क्वेश्चन की हेल्प से ही समझ में आएगा बेटा, बट ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से क्योंकि सिलेबस से हटा दिया है। तो फिर भी अगर आपको अटेम्प्ट करना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप उस चैप्टर में जाके मतलब लास्ट मॉड्यूल में जाके एक क्वेश्चन कर सकते हो। एग्जैक्टली मैं चलो आपको इलस्ट्रेशन भी बता देता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर भी बता देता हूँ कौन सा है। क्वेश्चन है बेटा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 19। इलस्ट्रेशन नंबर 19 जाके देखोगे लास्ट मॉड्यूल में तो आपको मिल जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे आपको अटेम्प्ट करना है, कर लेना, नहीं करोगे तो भी इट्स वेल एंड फाइन। ठीक है, तो अब हमारे कुछ इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं बेटा, जो इलस्ट्रेशंस हमारे बच्चे हैं जो बीच में छूट गए हैं। ठीक है, हमने 8 9 तक आई थिंक करे थे, उसके बाद में 10th नहीं करा था, है ना। 10th देख लेते हैं क्या बोलता है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखते हैं क्या बोलता है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 बोलता है सपोज देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी are under consideration. The cash flows associated with these projects are as follows. प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लोज दिए हुए 0 1 2 3। Assuming cost of capital equal to 10%, identify which project should be accepted as per NPV method and IRR method. इसमें क्या डिस्कस करूँ बेटा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कैश फ्लोज दिए हुए हैं, एनपीवी मेथड से करना है और आईआरआर मेथड से करना है, कर लेना आप। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है वो आपके लिए होमवर्क है, इजी सा है, कर लेना, हो जाएगा। नॉर्मल एनपीवी और आईआरआर मेथड का क्वेश्चन है। फिर आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 11 में, बोलता है सपोज एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग 2 प्रोजेक्ट्स एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई। द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद दीज प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज, एक्स और वाई और कैश फ्लोज दिए हुए हैं। अज्यूम कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, आइडेंटिफाई विच प्रोजेक्ट शुड बी सेलेक्टेड एक्सेप्टेड एज पर एनपीवी मेथड एंड आईआरआर मेथड। ये तो उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया बेटा, है ना। पहले जो इलस्ट्रेशन नंबर 10 किया था सेम वही है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 और इलस्ट्रेशन नंबर 11 दोनों आप कर लेना, सेम सा क्वेश्चन है। ठीक है, होमवर्क में है। उसके बाद में आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 12 में। सपोज MVA लिमिटेड इज कंसिडरिंग 2 प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद दीज प्रोजेक्ट्स आर एज फॉलोज। प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, एक 1 साल का है, दूसरा 3 साल का है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% का है। एनालाइज विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज पर एनपीवी एंड आईआरआर। नॉर्मल है, एनपीवी इसका भी कैलकुलेट करना है, इसका भी आईआरआर, इसका भी आईआरआर। नॉर्मल सा है बेटा, कर लेना, उसके बेसिस पे डिसीजन दे देना। अब यहाँ पे आप वो वाली चीज़ भी अप्लाई कर सकते हो बेटा कि इक्वल लाइफ्स नहीं है तो 2 मेथड्स आपको पता है। रिप्लेसमेंट वाला मेथड एक है ना, ये वाली जो चीज़ हमने स्पेशल केस पढ़ा था ना, स्पेशल केस वाली चीज़, ये भी तो अप्लाई हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, बट देखते हैं रिप्लेसमेंट वाला अप्लाई हो सकता है क्या। देखो ये 1 साल का, ये 3 साल का है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा एंड में और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस से ये, तो ये अप्लाई हो सकते हैं ना। रिप्लेसमेंट वाला भी अप्लाई हो सकता है। कैसे अप्लाई हो सकता है देखो, समझो। प्रोजेक्ट जो है ना वो आपका 3 सालों का है ना, 3 सालों का प्रोजेक्ट है, ध्यान से समझना। तो आपका 1 साल का तो है ही, 2 और 3 ये और है। तो यहाँ पे जो आउटफ्लो किया और यहाँ पे एक कैश फ्लो आ रहा होगा, इस आउटफ्लो को यहाँ डाल दोगे, इस कैश फ्लो को यहाँ डाल दोगे, वापस से रिपीट कर दोगे, इस आउटफ्लो को यहाँ, इस कैश फ्लो को यहाँ, है ना। रिपीट करते जाना है जब तक रिपीट हो रहा है, मतलब कुछ बचना नहीं चाहिए। तो जब तक ऐसा हो रहा है तब तक आप रिप्लेसमेंट मेथड यूज़ कर सकते हो, है ना। सपोज अगर ये वाला जो है वो 2 साल का प्रोजेक्ट होता हमारा, मतलब एक 3 साल का होता, एक 2 साल का होता, तो हम ये चीज़ नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि एक कैश फ्लो हमारा रह जाता फिर। ठीक है, ध्यान दे रहे हो इस बात पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वाला एक्सप्लेन भी करके आ सकते हो, रिप्लेसमेंट वाली चीज़, और इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया के बेसिस पे भी इसमें डिसीजन देके आ सकते हो। सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 12। इन्होंने किया नहीं है वैसे मेरे ख्याल से ये दोनों के बेसिस पे, तो आप भी मत करके आना जब तक स्पेसिफिकली इन मेथड से क्वेश्चन पूछे नहीं तब तक। ठीक है, तो आपको भी एनपीवी और आईआरआर से ही करके आना है। ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 14 और इलस्ट्रेशन नंबर 12। 13 ऑलरेडी हमने कर लिया जब स्पेशल केसेस पढ़ रहे थे, 14 भी ऑलरेडी हमने कर लिया जब स्पेशल केसेस पढ़ रहे थे।
उसके बाद में बचे हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 15, इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 17, 18 और 19 तक है मेरे ख्याल से इसके अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर 18 और 19 और उसके बाद में आपका चैप्टर एंड हो जाता है। फिर चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस है वो बचे हुए हैं। तो बेटा आई होप इस वीडियो के लिए काफ़ी पार्ट हमने कवर कर लिया है। जो होमवर्क दिया है मैंने वो आप ज़रूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि ईजी सा था, डिस्कस मैंने आप लोगों के साथ कर ही लिया, कुछ था नहीं उनमें। तो जो बाकी के इलस्ट्रेशंस है और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके लिए अलग से नोट्स भी बना के दूंगा आपको, तो उसकी चिंता मत करो। ये वाले नोट्स हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं, अलग से नोट्स भी बना के दूंगा उन क्वेश्चंस के लिए जिसमें उनका सॉल्यूशन रहेगा इजी वे में, जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। और उसके बाद में हम डिस्कस भी करेंगे वीडियोस में, हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई और पार्ट 1 भी और पार्ट 2 दोनों आपने देख लिया है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको चैप्टर कैसा लगा, किस तरीके का चैप्टर, और आपको पूरा समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट ज़रूर करना बेटा, इट गिव्स मी मोटिवेशन कि हाँ बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वी आर गोइंग टू हिट 50 सब्सक्राइबर्स एज सुन एज पॉसिबल। तो चलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।